दोस्तों, स्क्रीन के उस पार बैठे पॉपकॉर्न खा रहे हो ना? हाँ, मैं ही हूँ इस कहानी का मेन कैरेक्टर, दजीर। एक ओवर ड्रामेटिक ड्रैगन मेरी पेटी बनाने वाला था। मुझे लगा गेम ओवर और क्रेडिट्स रोल होने वाले हैं कि अचानक इस एनिमे के राइटर ने मेरा सिस्टम रीबूट किया और मुझे सीधा पास्ट में फेंक दिया। एकदम सस्ता प्लॉट ट्विस्ट, राइट? पर अब फ्यूचर की नॉलेज और अपने ओवरपावर्ड दिमाग के साथ मैं अपने किसी साथी का टिकट नहीं कटने दूंगा। कैमरा ऑन रखो भाइयों, क्योंकि इस बार मैं इन सबका सिस्टम हैंग करके पूरी हिस्ट्री रीराइट करने वाला हूँ। चलो नेक्स्ट सीन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कहानी एक ऐसी तबाह हो चुकी दुनिया से शुरू होती है जहां मौत और बर्बादी का नंगा नाच चल रहा था। एक भयानक शैडो ड्रैगन ने पूरी धरती का किस्सा ही खत्म कर रखा था। शैडो वर्ल्ड नाम की इस आफत ने पूरी इंसानियत का सिस्टम हैंग कर दिया था, क्योंकि इसकी जहरीली धुंध हर चीज को मिटा रही थी। इस खतरे को रोकने का बस एक ही तरीका था कि इस डिमेंशन को हमेशा के लिए पैक कर दिया जाए। वहां मैं यानी प्रोटैगनिस्ट दजीर खड़ा था और मैंने कहा कि इस नरक का टिकट काटने का वक्त आखिरकार आ गया है। मेरे इतना बोलते ही उस ओवर ड्रामेटिक ड्रैगन ने हम पर अपने सबसे जानलेवा अटैक्स की बारिश शुरू कर दी। पर दोस्तों, मैं ठहरा इस कहानी का मेन कैरेक्टर, तो मैंने एक ओवरपावर्ड स्पेल यूज किया और उसका विशालकाय अटैक हवा में ही कैंसिल कर दिया। मेरे इस सॉलिड प्लॉट आर्मर से मेरे साथियों को उस पर काउंटर हमला करने का ओपनिंग मिल गया। उन्होंने अपनी सबसे खतरनाक अल्टीमेट एबिलिटीज का प्रयोग करके ऐसे बेहतरीन कंबाइंड अटैक्स की लड़ी लगाई कि उस मॉन्स्टर का दिमाग चकरा गया। आखिरी सांस लेने से पहले उस क्रिंच छिपकली में एक सस्ता विलन डायलॉग मारा कि वो इतनी आसानी से अपनी पेटी नहीं बनने देगा, और जमीन पर फुस हो गया। उसके इस तरह ढेर होते ही हमारा पूरा ग्रुप खुशी से उछलने लगा। राफेल नाम का लड़का जोर से चिल्लाया कि हमने आखिरकार एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। पर हमारा साथी डोनामोन थोड़ा ओवर स्मार्ट था। उसने दिमाग लगाया और बोला कि मिशन कंप्लीट होने का कोई नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। मैंने थोड़ा वक्त मांगा ताकि इस गड़बड़ को ठीक से समझ सकूं। एसडी नाम के एक ताकतवर आदमी ने ध्यान दिलाया कि इस मॉन्स्टर से भिड़ने वाले लगभग 150 मिलियन लोगों का दर्दनाक तरीके से टिकट कट चुका है। बस हम कुछ लोग बचे हैं। मैं अंदर ही अंदर बहुत उदास हो गया, क्योंकि इस लंबी जंग में मेरे कई अच्छे दोस्त पैक हो चुके थे। तभी प्रिसिला ने हमें शांत कराया और मुस्कुराते हुए बोली कि फिक्र छोड़ो, हमने उस नियोपॉलिटन को राख कर दिया है। अब हम शांति एंजॉय करेंगे। फिर ग्रुप का ध्यान मेरी पावर्स पर गया और सब हैरान होने लगे। एसडी जैसा रैंकर भी शौक में था कि मेरे जैसे एक लोअर रैंक वाले आम इंसान ने उस ड्रैगन का अटैक आसानी से कैसे रोक लिया। मैंने हम्बल होकर बोला कि भाई, मैं तो एक साधारण कॉमनर हूं जिसे किस्मत से ये असाधारण बफ मिला है। राफेल ने टॉपिक बदला और पूछा कि अब आगे क्या करना है। सब ने फैसला किया कि उन शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे जिनकी पेटी बन गई थी। जब राफेल ने सेथ से पूछा तो उसने बुरी तरह इग्नोर किया। तभी मुझे मेरी पास्ट लाइफ की उस लड़की की याद आई जिससे मैं प्यार करता था और जिसका मेरी ही बाहों में टिकट कट गया था। मेरी ये दुखी फ्लैशबैक चल ही रही थी कि अचानक से वो भयानक ड्रैगन वापस उठ खड़ा हुआ। पूरे इलाके में एक बेहद भारी माना प्रेशर तेजी से फैलने लगा। एक साथी ने घबराकर चिल्लाते हुए बताया कि इन ड्रैगन्स के माना हार्ट मरने के बाद ब्लास्ट होते हैं। असल में अब वो जानवर अपने सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में आकर इस पूरी दुनिया को अपने साथ ही पैक करने वाला था। हम हीरोज ने अपनी सारी टॉप स्पेल्स फुल पावर से चला दी, पर उस आग के आगे सब बेकार साबित हुआ। आखिरी रास्ता सिर्फ भगवान से प्रार्थना करने का बचा था। जब वो विशाल एक्सप्लोजन मेरे बिल्कुल करीब आया तो मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। मुझे लगा अब तो मेरी पक्का पेटी बनेगी। पर जैसे ही मैंने पलकें खोली, मेरा सिस्टम पूरी तरह बदल चुका था। मैं सच में हिबेरियन एकेडमी के शुरुआती सेरेमनी हॉल में खड़ा था और टीचर ब्रिजेट नए बच्चों का स्वागत कर रही थी। मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। ब्रिजेट ने अनाउंसमेंट में ऐलान किया कि शैडो वर्ल्ड से लड़ने के लिए एंट्रेंस एग्जाम पास करना ही होगा। जब उसने अनाउंस किया कि साल 3613 का एग्जाम शुरू हो रहा है, तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नियोपॉलिटन के साथ हमारी आखिरी भयानक जंग तो साल 16 में शुरू हुई थी। इसका सीधा मतलब था कि मेरे प्लॉट आर्मर ने मुझे कई साल पास्ट में भेज दिया था। हमने तब लगातार 10 साल तक उस तबाही से लड़ा था और मुझे लगा कि अब ये सारा दर्द फिर से फेस करना होगा। थोड़ी देर बाद बाहर अचानक से रेडोरिया नाम की एक सेकेंड ईयर की स्टूडेंट मेरे सामने आई और खुद को मेरी ट्यूटर डिक्लेयर कर दिया। मैं उसे पहले से बहुत अच्छी तरह जानता था। वो फायर मैजिक की जानी मानी जीनियस थी, पर वो कंप्लीटली अनजान थी। मेरा फॉर्म देखते ही वो समझ गई कि मैं कॉमनर हूँ, इसीलिए मुझे सबसे रद्दी बीटा ग्रुप में ही धकेला जाएगा। मैंने उसे शांति से समझाया कि भले ही कॉमनर्स के पास जबरदस्त ताकत हो, ये एकेडमी का बेकार सिस्टम है जहाँ प्रीमियम अल्फा ग्रुप सिर्फ अमीर नोबल्स को मिलता है। इस चर्चा के बाद हम दोनों चुपचाप बिल्डिंग के अंदर गए। मुझे वहां बिल्कुल हैरानी नहीं हो रही थी। जब उसने पूछा तो मैंने बहाना मार दिया कि ऐसी सेम बिल्डिंग पहले देखी है। हॉलवे में चलते वक्त एल्शे नाम का एक लड़का हमारे रास्ते में कूद पड़ा। मुझे याद आया कि ये वाटर मैजिक चलाता है और इसकी रेडोलिया से बिल्कुल नहीं बनती। एज एक्सपेक्टेड दोनों एनिमे कैरेक्टर्स में लाउड बहस शुरू हो गई। फिर एल्शे ने मेरा फॉर्म देखा और कॉमनर पढ़ते ही जोर जोर से हंसने लगा।
उसने मुझे डीमोटिवेट करते हुए बोला कि मैं गिव अप कर दूं क्योंकि पास होकर भी मुझे सिर्फ बीटा ग्रुप ही मिलेगा। इस अजीब बेइज्जती पर रेडोरिया का खून खौल गया। मेगाफोन पर अनाउंसमेंट आई और गुस्से में रेडोरिया ने मुझे हुक्म दिया कि मैं किसी भी हाल में एग्जाम पास करूं ताकि उस ओवर स्मार्ट लड़के का घमंड टूटे। रूम की तरफ जाते वक्त मुझे यहाँ सब कुछ बड़ा फेमिलियर लग रहा था। मैं इस उम्मीद में था कि मुझे मेरी वो लड़की दिखेगी जिसका पास्ट में टिकट कट गया था। तभी वहाँ रोमांटिका सामने आई। उसे एकदम जिंदा देखकर मेरा सिस्टम रीस्टार्ट हुआ। मैंने उसी पल आगे की पूरी हिस्ट्री रीराइट करने का इरादा बनाया। मैं उसे लगातार थोड़ा क्रीपी तरीके से घूर रहा था जिससे वो अजीब फील कर रही थी। अचानक से मैंने उसका असली नाम पुकार लिया। वो बुरी तरह चौंक गई तो माहौल एकदम ऑकवर्ड हो गया। रोमांटिका ने अजीब नजरों से घूरा और पूछा कि क्या हम पहले से जानते हैं। मैं बिल्कुल नर्वस हो गया था और मेरा सिस्टम हैंग होने वाला था। मैंने जल्दी से बहाना बनाया कि हम दोनों एक ही एग्जाम ग्रुप में हैं। ये सुनकर उसने बिना सोचे मुझे गुड लक बोला। मुझे बुरा लगा कि वो मुझे नहीं पहचानती, पर मैंने ठान लिया कि इस बार मैं किसी का टिकट नहीं कटने दूंगा। तभी लडोरिया आई और एग्जाम का स्ट्रक्चर समझाया कि ये रेस शैडो वर्ल्ड के बिगिनर एरिया हेरेंस्टीन प्लेन्स में होगी। उसने तसल्ली भी कि ये जगह सेफ है, इसलिए वहां किसी का पैक होना नामुमकिन है। उसका फेक कॉन्फिडेंस देखकर मुझे हंसी आई। तभी वहां एल्शे नाम का एक घमंडी लड़का टपक पड़ा और नेगेटिविटी फैलाने लगा। बोला कि मेरे जैसे कॉमनर का पास होना इम्पॉसिबल है क्योंकि वहां स्टूडेंट्स एक दूसरे पर अटैक कर सकते हैं। फिर उसने अपनी अंडर काम करने वाली लड़की अजेस्ट को इंट्रोड्यूस किया। वो एक टॉप टियर मैजिकल नाइट थी। अपनी पिछली जिंदगी में वो मेरी सबसे लॉयल साथी थी जिसका स्वॉर्ड मैजिक में कोई तोड़ नहीं था। जब एल्शे में लडोरिया की बेइज्जती की तो उसे गुस्सा आ गया। उसने मुझे अमीर जादों का घमंड तोड़ने का टास्क दिया। किस्मत से पहला ग्रुप हमारा ही निकला और हम पोर्टल के थ्रू सीधा प्लेन्स में टेलीपोर्ट हो गए। रूल्स अनाउंस हुए कि सिर्फ पहले 3 लोग ही पास होंगे और दूसरों का रास्ता ब्लॉक करने के लिए मैजिक अलाउ है। मैंने सोचा शायद रोमांटिका के पास भी मेमोरीज हो, पर उसने कॉन्डेसेंडिंग टोन में मुझे घूरते हुए कहा कि मेरी रद्दी फिजिकल एबिलिटी और कॉमनर स्टेटस देखकर वो मुझ पर अपनी एबिलिटीज वेस्ट नहीं करेगी। उसका ये क्रिंज ड्रॉप देखकर मुझे हंसी आई। रेस शुरू होते ही सब आगे भागे। मैंने रोमांटिका से बात करनी चाहिए, पर वो इरिटेट हो गई। तभी मेरे सेंसेस ने खतरा भांपा और मैंने उसे धक्का देकर दूसरे लड़के का स्नीक अटैक नाकाम कर दिया। अगर मैं धक्का ना देता तो उसका वहीं टिकट कट जाता। अटैकर ने दोबारा स्ट्राइक किया, पर इस बार रोमांटिका ने विंड एबिलिटी से ब्लॉक करके एक जोरदार काउंटर अटैक किया और उसको पूरी तरह पैक कर दिया। दूसरी तरफ अजेस्ट और हेवी हिटर्स तेजी से आगे बढ़ रहे थे। रोमांटिका ने मुझे थैंक्स बोला और एटीट्यूड में कहा कि अब हिसाब बराबर। वो तुरंत स्पेशल विंड मूवमेंट एबिलिटी यूज करके हवा की तरह निकल गई। बाहर बैठी एकेडमी कमेटी क्लासिस्ट मजाक कर रही थी कि मेरे जैसा आम कॉमनर अजेस्ट जैसी लेजेंडरी टैलेंट के सामने टिक नहीं पाएगा। आगे जाकर रोमांटिका की विंड एबिलिटी ने अजेस्ट और बाकी 2 स्टूडेंट्स को कैच कर लिया। अजेस्ट ने स्वॉर्ड से अटैक चीर दिया और बच निकली, पर बाकी दोनों बेचारे एलिमिनेट होकर पेटी बन गए। रोमांटिका ने मुझे समझाया कि अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं, इसलिए मैं बिना चोट खाए वापस चला जाऊं। मैंने शांति से मना कर दिया। उसकी फेक दया गुस्से में बदल गई और उसने फ्रस्ट्रेशन में विंड स्पेल्स चार्ज करने शुरू कर दिए। उसने अपना हैवी अटैक सीधा मुझ पर छोड़ा और बिना रिजल्ट देखे हीरो की तरह चलने लगी। इन एनिमे कैरेक्टर्स का ये नो लुक एटीट्यूड सच में इलॉजिकल होता है। मैं धुंध से ठीक ठाक बाहर आया और सार्कास्टिक होकर उसकी स्पीड की तारीफ की। वो मुझे जिंदा देखकर बुरी तरह घबरा गई और बोली कि निशाना चूक गया होगा। उसने और स्ट्रॉन्ग स्पेल्स तैयार किए ये सोचकर कि अब तो मेरा सिस्टम हैंग होगा, पर मैंने रिवर्स मैजिक से सारे अटैक्स कैंसिल कर दिए। एक कॉमनर को औकात दिखाते देखकर रोमांटिका की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि रिवर्स मैजिक के लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए होती है। उसके सारे दर्जनों स्पेल्स मेरे सामने हवा हो गए। मैं जानता था कि ये बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक है, पर अगर इसने खुद को स्ट्रांग नहीं बनाया तो पास्ट वाली हिस्ट्री रिपीट होगी, इसलिए उसका फेक कॉन्फिडेंस तोड़ना जरूरी था। रिवर्स मैजिक से सब मिटाने के बाद मैंने बेसिक फायर और विंड मैजिक कॉम्बो से उस पर एक क्विक अटैक करके उसे हरा दिया। उसका दिल टूट गया। उसे यही सोच में डूबा छोड़कर मैं अजेस्ट की तरफ भागा। अजेस्ट ने मुझे सेंस कर लिया और दर्जनों आइस एरोज शूट किए। मैंने वही ओवर पावर्ड रिवर्स मैजिक यूज किया और उसके आधे एरोज कंट्रोल कर लिए। वो चौंक गई। जो थोड़े एरोज बचे थे उसने फायर किए, पर मैंने इजीली डॉज कर लिया। फिर उसने एक हैवी स्पेल क्रिएट किया ये सोचकर कि मुझे टाइम नहीं मिलेगा, पर मैंने उस पर पानी फेरते हुए उसको भी रिवर्स किया और छोटा सा एक्सप्लोजन बनाकर डिस्ट्रैक्शन बनाया। मैं ताना मारते हुए उसके पास से निकल गया कि मुझ पर ऑब्सेस होना छोड़ दे। आखिर में मैंने फिनिश लाइन फर्स्ट नंबर पर क्रॉस कर ली। उसकी ईगो क्रश हो गई और वो सोचने लगी कि हमें फ्यूचर की तबाही रोकने के लिए और पावर चाहिए। अगले सीन में एकेडमी की असेंबली का क्लासिस्ट रवैया दिखता है। रैंक होल्डर अमीर नोबल्स जिद पर थे कि कॉमनर अल्फा क्लास में नहीं आना चाहिए, पर प्रेसिडेंट ने ब्रिजेट को बोलने का चांस दिया। उसने मेरी स्क्रीन की तरफ इशारा करके कॉन्फिडेंटली डिमांड की कि मेरी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस पर एक एक्सेप्शन बनना चाहिए और मुझे प्योरली अल्फा क्लास में प्लेस करना चाहिए। रिजल्ट बोर्ड सामने था। मैंने देखा कि मुझे कचड़े वाली बीटा क्लास मिली है, जिससे मैं निराश था।
रोमांटिका भी बोर्ड देखकर बुरी तरह डरी हुई थी। कुछ घंटों बाद जब एक्चुअल क्लासेस शुरू हुई तो वो उसी सड़ी हुई बीटा क्लास में सड़ रही थी। उसको वहां देखकर मुझे हंसी आ रही थी। वो घूरकर सोचने लगी कि मैं अजेस्ट जैसी ताकतवर लड़की को हराने के बाद भी यहाँ क्यों हूं। मैंने उसको घूरते पकड़ा और एक स्मग स्माइल दी, जिससे उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि उसे मेरा मुस्कुराना सबसे ज्यादा जलील करने वाला लगता था। तभी मुझे फ्लैशबैक याद आई, जहां ब्रिजिट ने माफी मांगी थी कि नोबल्स ने मेरी अल्फा ग्रुप वाली अपील ठुकरा दी थी। पर इस हार से मुझे रोने नहीं दिया, बल्कि मेरे दिमाग में एक आग लगा दी। मैं जान गया था कि इस रद्दी बीटा क्लास के अंदर भी बिल्कुल मेरे जैसे अनजान और असाधारण कॉमनर्स बैठे होंगे, जिन्हें उनकी असली ताकत और पोटेंशियल नहीं पता। ठीक यहीं से दोस्तों, मेरी इस हिस्ट्री को पूरी तरह से रीराइट करने की नई मास्टर योजना आखिरकार सच में शुरू होती है। तभी वहां डोनेटा नाम का अल्फा क्लास का ओवर कॉन्फिडेंट लड़का आया। उसने बड़ी बातें बनाते हुए कहा कि उसे एक ओवर पावर्ड साथी चाहिए, क्योंकि उसका निशाना अकेडमी के सबसे एलीट ब्लू मून ग्रुप को ज्वाइन करना है, जिसमें सिर्फ टॉप अल्फा स्टूडेंट्स होते हैं। उसने बताया कि उसकी टीम रोमांटिका को स्पेशली रिक्रूट करना चाहती है, क्योंकि उसकी मैजिक एबिलिटी जबरदस्त है और अमीर यू परिवार से है। पर इसके बदले उसने उसके सामने डेट पर चलने की शर्त रखी। ये अजीब डिमांड सुनकर बेचारी लड़की घबरा गई और बोली कि यह असंभव है, क्योंकि दोनों पहली बार मिले हैं। फिर उस लड़के ने सस्ते रोमियो की तरह ओवर एक्टिंग शुरू कर दी और बोला कि उसे पहली नजर में सच्चा प्यार हो गया है। क्रिंज की हद देखो भाइयों। उसने हवा में उड़ते हुए यह भी कहा कि उस जैसी नोबल लड़की का बेटा क्लास में होना उसे हजम नहीं हो रहा। आखिर में उसने अपनी मोहब्बत के प्रूफ के रूप में एक अजीब छोटा ऑब्जेक्ट उसके हाथ में थमाया और एटीट्यूड दिखाते हुए वहां से निकल गया। उस अल्फा गधे के जाते ही मैं अचानक पीछे से आकर उसे डरा दिया और कहा कि मैं भी बिल्कुल यही प्रपोजल लाया हूं कि वो मेरे नए ग्रुप में जुड़ जाए। मेरी बात पर उसने पूरी अकड़ से जवाब दिया कि वो एलीट टीम को छोड़कर मेरे नए ग्रुप में कभी नहीं आएगी। मुझे इस नखरे का अंदाजा था, इसलिए मैंने बिना बहस किए उसे एक नोट थमा दिया और वॉर्न किया कि इसे पढ़कर डस्टबिन में फेंक दे। मेरे जाने के बाद जब उसने नोट पढ़ा तो उसका गुस्सा आग बबूला हो गया। इधर कॉरिडोर्स में चलते हुए मेरी नजर प्रैम पर पड़ी। मुझे याद आया कि पास्ट लाइफ में वो दुनिया का सबसे बेहतरीन स्वर्ड्समैन था, इसलिए मैंने सोचा कि उसे अपनी टीम में लेकर एक खतरनाक बफ दे सकता हूं। तभी वहां रोमांटिका आकर चिढ़ते हुए शिकायत करने लगी, पर मैंने बात काटकर उसे सामने शुरू हो रही ट्रेनिंग दिखाई। ग्राउंड में प्रैम ने अपने छोटे स्टैचर के खिलाफ एक बेहद भारी तलवार उठा रखी थी, जो मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी थी। प्रैम की फाइट एक अल्फा स्टूडेंट के साथ शुरू हुई। शुरुआत में प्रैम ने लगातार हमले करके लीड ले ली, जिससे वो घमंडी लड़का घबराया, पर एक्सपेक्टेड प्लॉट के अनुसार अल्फा लड़के ने मैच पलटकर उसे बुरी तरह हरा दिया। क्रिंज की हद ये थी कि जीतने के बाद भी वो बेशर्मों की तरह निहत्थे और मासूम प्रैम को बुरी तरह पीटने लगा। उसका टिकट कटने से रोकने के लिए मैंने वहां कूदकर सीधा उसकी तलवार का जोरदार स्ट्राइक ब्लॉक कर दिया। मेरी गुस्से वाली खतरनाक नजरों को देखकर उस लड़के का सिस्टम हैंग हो गया। वो डर कर पीछे हटा, पर वहां से भागने से पहले तेरा चेहरा याद रखूंगा वाला घिसा पिटा डायलॉग मारते हुए चला गया। थोड़ी देर बाद हम बैठकर मेरे हाथ के घाव का इलाज कर रहे थे। बेचारा प्रैम रोने वाली शक्ल बनाकर माफी मांग रहा था, क्योंकि उसी के चक्कर में मैंने ये अटैक झेला था और अब एक नया दुश्मन भी बन गया था। मैंने उसे चिल करने को कहा, क्योंकि मैजिक से इम्पैक्ट कम कर दिया था, इसलिए दर्द नहीं था। प्रैम को इतना क्यूट देखकर रोमांटिका बुरी तरह लव स्ट्रक हो गई और उसका चेहरा खिल गया। मैं डर गया कि अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये मेरा टैलेंट चुरा लेगी। प्रैम ने थोड़ा नर्वस होकर खुद को फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि वो मेरे हैंडसम फेस को देखकर शर्मा रहा था। उसने जाने से पहले प्रॉमिस किया कि जरूरत पड़ने पर वो हमारी किसी भी वक्त मदद करेगा, और चला गया। प्रैम के जाते ही मैं और रोमांटिका अकेले बात करने एक कोने में गए। वो नोट की वजह से अभी भी गुस्से से भुन रही थी। मैंने समझाया कि नोट वाली बात सिर्फ प्रोफेसर्स को पता है। फिर मैंने राज खोलते हुए बताया कि प्रिलिचा किंगडम में एक मर्चेंट था जो बिजनेस करके बेहद अमीर बन गया था। उसने पैसों के दम पर नोबल टाइटल खरीद लिया और एरू सरनेम हासिल कर लिया। ये सच्चाई सीधे रोमांटिका की फैमिली से जुड़ी थी, और मैं जानता था कि उसकी फैमिली असल में कॉमनर ब्लड की है। यही वो सबसे बड़ी वजह थी जिसके चक्कर में अकेडमी ने उसे बेटा क्लास में फेंक दिया था। उसकी सारी अकड़ चूर चूर हो गई और उसने दुख के साथ कबूल कर लिया कि मेरी बातें पूरी तरह से सच थी। मैंने सीधा वार्निंग दी कि डोनेटा कॉमनर्स को कचरा समझता है, इसलिए उसे रिजेक्ट करके चुपचाप मेरे ग्रुप में शामिल हो जाए। जब वो अकड़ दिखाने लगी और धमकी बताने लगी तो मैंने कहा कि मैनिपुलेशन मेरा स्टाइल नहीं है, और अगर उसने मना किया तो मैं अकेले प्रैम के साथ टीम बना लूंगा।
प्रैम के साथ मेरे अकेले वक्त बिताने का सीन इमेजिन करके वो बुरी तरह जल भुन गई और उसने तुरंत मेरी टीम ज्वाइन करने का फैसला कर लिया, पर बोली कि वो मेरी असली आइडेंटिटी निकाल कर रहेगी। अगले सीन में रात को सोते हुए प्रैम को एक अजीब डरावना सपना आया, जिसमें उसकी माँ उसे तलवार देती है और वो टूटकर चकनाचूर हो जाती है। वो डर के मारे चीखता हुआ जागा और अपनी असली तलवार को सदमे में देखने लगा। अगले दिन हम सब मिलकर प्रोफेसर ब्रिजेट के ऑफिस में नई टीम के रजिस्ट्रेशन की अपील लेकर पहुंच गए। ऑफिस में बैठकर चाय और स्वीट्स एंजॉय करते हुए प्रोफेसर ने इस अनोखी टीम बनाने के इरादे पर सवाल उठाया। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से ऐलान किया कि मैं अकेडमी का बड़ा टूर्नामेंट जीतकर अपनी रद्दी बेटा टीम को इज्जत के साथ एलीट अल्फा क्लास में प्रमोट करवाना चाहता हूं। ब्रिजेट ने हैरानी से रूल्स बताए कि ओपोनेंट्स का टिकट काटकर और अपने टीम मेंबर्स की मदद करके ही हम आगे क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर राउंड्स जीत गए तो दूसरे रैंकर से भिड़ना होगा और एंड में टॉप 9 पार्टिसिपेंट्स को डायरेक्ट अल्फा क्लास का इंडिविजुअल प्रमोशन टाइटल मिल जाएगा। इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन देने के बाद उसने एक डीमोटिवेटिंग समरी दी कि एकेडमी की पूरी हिस्ट्री में किसी भी बेटा टीम ने कभी क्लास चेंज नहीं की है। असल में उसने सीधा बोल दिया था कि तुम्हारा जीतना इम्पॉसिबल है। ये बात सुनकर रोमांटिका गुस्से से पागल हो गई, क्योंकि अल्फा क्लास को मिलने वाला बफ और एडवांटेज बिल्कुल नाइंसाफी थी। पर मैं इस मुश्किल चुनौती में पूरी तरह मोटिवेटेड था। मैंने कहा कि ये एकेडमी वालों को बेटा क्लास का असली टैलेंट दिखाने का एक बेहद शानदार और स्पेशल मौका है। मेरी बात सुनकर प्रोफेसर मान गई और बोली कि अगर हम जीते तो इस स्कूल का करप्ट सिस्टम बदल सकता है। उसने आखिरी सवाल पूछा कि क्या इतना सब सुनने के बाद भी हम अपना ग्रुप बनाना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद हम अल्फा क्लास के एक प्रीमियम ट्रेनिंग रूम के बाहर खड़े थे, जिसे देखकर रोमांटिका की आंखें फटी रह गईं। पर जैसे ही हमें हमारा खुद का बेटा ट्रेनिंग हॉल दिखाया गया, हमारा दिमाग चकरा गया, क्योंकि वो जगह पूरी तरह से एक खंडहर लग रही थी। अचानक हमारी बहस रुक गई जब हमने वहां सैकड़ों चूहे दौड़ते देखे। प्रम और रोमांटिका दोनों की बुरी तरह फट गई। मैं उन चूहों को देखकर बिल्कुल शांत खड़ा रहा और उनसे कैजुअली कहा कि हम इसे साफ कर लेंगे। उधर रोमांटिका डर के मारे मेरे चिपक गई और नखरे दिखाने लगी। उसने ओवर एक्टिंग करते हुए बोली कि कोई नई जगह ढूंढो, क्योंकि वो इस कचरे में नहीं जाएगी। इस डर के चक्कर में बेचारा प्रम सीढ़ियों पर बेहोश हो गया। जब वो होश में आकर वापस कमरे में गया तो शॉक रह गया। मैं और रोमांटिका मिलकर उस पूरे रूम को चमका चुके थे और अब वो नई ट्रेनिंग हॉल जैसा लग रहा था। प्रम शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। वहीं धूल मिट्टी में सनी हुई रोमांटिका आग बगूला हो रही थी। मैंने दोनों को सीरियस नोट पर याद दिलाया कि हमें बस अब हर हाल में ये टूर्नामेंट जीतना है। तभी फ्लैशबैक आया जहां हमने टीम बनाने का फाइनल डिसीजन लिया था। वापस प्रेजेंट में रोमांटिका थोड़ी डीमोटिवेटेड हुई कि अल्फा रैंकर्स को हराना इम्पॉसिबल है, पर फिर अपनी ओवर कॉन्फिडेंट प्लॉट आर्मर एनर्जी लाकर ट्रेनिंग के लिए रेडी हो गई। कमरे के अंदर मैंने दीवार पर एक टारगेट सर्कल बनाया और उन्हें अपनी एबिलिटी वहां शूट करने को कहा। लड़की ने लगातार अटैक किए, पर सब बाहर लगे। मैंने सख्ती से वॉर्न किया कि टारगेट बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर होना चाहिए, वरना अल्फा क्लास हमारी पेटी बना देगी। उसने झल्लाते हुए इसको नामुमकिन बताया, पर मेरे दिमाग में फ्यूचर की मेमोरी थी जहां इसने मेहनत से यही टास्क अचीव किया था। उसकी आग जगाने के लिए मैंने रोस्ट करके ताना मारा कि वरना तू बस यहां ग्रेजुएशन तक झाड़ू ही लगा। फ्रस्ट्रेट होने के बाद मैंने उसके सामने एक बॉल रखी और बिना हाथ लगाए विंड मैजिक से फ्लोर टारगेट पर ले जाने को कहा। उसको हिंट समझ आते ही उसने बॉल को स्मूथली हवा में फ्लोट कर दिया। पहली ही ट्राई में ऐसी सक्सेस देखकर मेरा ही सिस्टम हैंग हो गया। मैंने तारीफ की तो वो बुरी तरह शर्मा गई। मैं प्रम की तरफ मुड़ा। वो एक्साइटेड होकर सब सीखने की जिद करने लगा, पर मैंने उसका गुब्बारा फोड़ते हुए बताया कि उसके पास ऑलरेडी टॉप लेवल स्वॉर्ड मास्टरी है, तो सिखाने को कुछ बचा नहीं। वो दुखी हो गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि मैं उसके ब्राइट फ्यूचर के बारे में पहले से जानता हूं। मैंने थोड़ा सीरियस होकर सीधा सवाल पूछा कि कल की लड़ाई में उसने उस भयानक और भारी तलवार का इस्तेमाल क्यों किया, जबकि उसकी मेन ताकत लाइट स्वॉर्ड और स्पीड में है। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें झुक गई। शुरू में उसने सच बताने से साफ मना कर दिया, पर मैंने समझाया कि उसकी वीकनेस टूर्नामेंट में हमारा टिकट कटवा सकती है। वो राजी हुआ, पर अकेले में बात करने की शर्त रखी। पीछे रोमांटिका अपने स्पेल की खुशी में झूम रही थी। रास्ते में प्रम ने पूछा कि मैं उस नखरे वाली पर इतना भरोसा क्यों करता हूं। मैंने हंसकर कहा कि मैं तुझ पर भी उतना ही भरोसा करता हूं, जिससे वो खुश हो गया। उसके रूम में जाकर उसने वो सेम ड्रीम वाली तलवार मुझे थमा दी और अपना रद्दी सा पास्ट बताया। उसने बताया कि उसने जिंदगी में कभी अपने पिता को नहीं देखा और उसकी सगी माँ एक आम कॉमनर थी, जबकि वो गायब इंसान एक हाई नोबल था। सीधी भाषा में प्रम की पैदाइश उन दोनों का आपस में एक डर्टी सीक्रेट था और ये तलवार उसी बाप की आखिरी निशानी थी। मैं इस फ्यूचर वेपन को ठीक पहचान गया, जो एक्चुअली में हवा से भी ज्यादा हल्की थी। प्रम ने बताया कि 6 साल की उम्र में ही वो इस तलवार के साथ जिगर जान से लग गया था। फ्लैशबैक में छोटा प्रम इस तलवार से ट्रेनिंग करते हुए सोचता था कि एक दिन वो अपने अननोन बाप के सामने अपनी काबिलियत प्रूव करेगा।
पर एक दिन बीमार बिस्तर पर पड़ी उसकी माँ ने उसे कसम दिलाई कि वो लाइफ में कभी भी अपने नोबल बाप को ढूंढने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि सोसाइटी और उनका ब्लड क्लास लेवल टोटली अलग था। छोटे बच्चे ने अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश चुपचाप मान ली। प्रेजेंट में वापस आकर मैं डीपली सोच रहा कि नोबल और कॉमनर का बच्चा होना इस जालिम समाज में सच में घिनौना अपराध माना जाता है। बड़ा होने के बाद प्रम को इस अजीब रियलिटी का अंदाजा लग चुका था। मुझे अच्छी तरह पता था कि अगर उस टाइम उसने अपने अमीर बाप को ढूंढा होता तो बिना सोचे उसको वहीं परमानेंटली पैक कर दिया जाता। प्रम रोते हुए बोला कि अकेडमी आने का प्राइमरी कारण पढ़ाई नहीं बल्कि चोरी छुपे अपने बाप को ढूंढना था। पर यहाँ अलग देशों से हजारों नोबल बच्चों के बीच उस असफल इंसान को खोजना नामुमकिन जैसा अजाब लग रहा था। अपनी आंसू भरी लाल आंखों से मेरी तरफ देखते हुए उसने दुखी आवाज में बताया कि पहली बार जब वो इस अनजान शहर में घुसा था तो उसने इस आखिरी इकलौती स्वॉर्ड को इवैल्यूएट करने का एक फैसला किया था, ताकि शायद उसकी फैमिली या पैसे की असली औकात पता चल सके। पर दुकानदार ने बेइज्जती की और कहा कि ये कचरे जैसी तलवार नोबल के लायक नहीं है। ये चुभने वाली बात सुनकर प्रेम को अपनी सगी मां पर भयानक गुस्सा आया और उसने फ्रस्ट्रेशन में तलवार जमीन पर पटक दी। उसने कसम खाई कि वो उस वेपन को दोबारा हाथ नहीं लगाएगा। कुछ दिनों बाद ग्रुप ट्रेनिंग कर रहा था और मैं प्रेम के बारे में सोच रहा था। रोमांटिका ने बॉल टारगेट सर्कल की तरफ फ्लोट की पर बाहर गिर गई। मेरी बातें सुनकर वो अंदर से बुरी तरह निराश हुई। मैं अचानक उसके करीब गया जिससे उसका सिस्टम हैंग हुआ, पर मेरा ध्यान उस ऑब्जेक्ट पर था जो डोनेटा ने दिया था। मुझे जबरदस्त हिंट मिला और मैं भागकर प्रेम के पास गया। मैंने उससे तलवार दोबारा दिखाने को कहा, कुछ एनालाइज करने के लिए, पर जब उसने बताया कि वो उस प्राइसलेस चीज को बेच चुका है तो मेरा दिमाग चकरा गया। कुछ घंटों में मैं और प्रेम तलवार वापस हासिल करने मार्केट के सुनसान एली में खड़े थे। मुझे ये जगह याद थी क्योंकि पास्ट लाइफ में मैं यहाँ आता था। दुकान का बोर्ड पढ़ा कि ये रिफंड नहीं करता। दरवाजा नॉक करने पर एक लठमार गार्ड और चालाक लाला सामने आए। लाला ने प्रेम को पहचाना और अकड़ते हुए बोला कि पॉलिसी के हिसाब से वो तलवार वापस नहीं करेगा, पर मैं एक नए आइटम की तरह खरीद सकता हूँ। उसने ज्ञान पेला कि ब्लेड की औकात नहीं है, पर हिल्ट में एक हिडन आइटम छुपा है जो नोबल्स अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करते हैं। ये सुनते ही मुझे डोनेटा का ऑब्जेक्ट याद आ गया। प्रेम चौंक गया जब उसे पता चला कि जिसे वो रद्दी समझ रहा था वो असल में बेहद कीमती हिडन स्वॉर्ड चेस्ट है, जिसे खोलना मास्टर एक्सपर्ट के बस की बात है। मैंने लाला से फाइनल प्राइस पूछा। उसने बिना शर्म के 40 सिल्वर कॉइन्स मांगे। ये खुला स्कैम देखकर प्रेम भड़क उठा क्योंकि इसने प्रेम को सिर्फ 3 कॉइन्स दिए थे, पर मैंने उसे शांत कराया और पैसे पे किए। तलवार मिलते ही मैंने अपनी ओवर पावर्ड विजन मैजिक एबिलिटी से छुपे एंशिएंट इंस्क्रिप्शन को स्कैन किया। मैंने प्रेम को ब्लेड अनलॉक करने की इंस्ट्रक्शंस दी और उसने एक चमत्कारी तलवार निकाल ली। ये ब्लैंकियो मटेरियल से बनी थी, जो स्टील से ज्यादा हार्ड और पंख जितनी लाइट वेट थी। उसके जैसे अल्ट्रा फास्ट स्वॉर्ड्समैन के लिए इससे बड़ा खतरनाक बफ कोई नहीं हो सकता था। जैसे ही हम निकलने लगे, गार्ड ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। तलवार की असली वैल्यू देखते ही लाला की नीयत बेईमान हो गई थी। उसने धमकी दी कि तलवार यहीं छोड़नी पड़ेगी। मैंने उसके ही बोर्ड का ताना मारते हुए ऑफर रिजेक्ट की। गुस्से में लाला ने गार्ड को हमारी पेटी बनाने का ऑर्डर दे दिया। गार्ड ने पूरी ताकत से भरी तलवार मुझ पर चलाई, पर मेरे क्विक रिफ्लेक्सेस ने उसे डॉज कर लिया। ठीक उसी सेकंड प्रेम मेरे आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया और बोला कि इस कचरे को वो अकेले हैंडल कर लेगा। जिस वेपन को उसने ना छूने की कसम खाई थी, आज वही वो मेरे लिए यूज कर रहा था। अचानक प्रेम ने खतरनाक ऑरा रिलीज की और हवा की रफ्तार से टूट पड़ा। गार्ड का सिस्टम हैंग हो गया और उसने माना कि प्रेम के अटैक्स उसकी स्पीड से तेज थे। पर जैसे ही प्रेम फाइनल स्ट्राइक करने वाला था, गार्ड ने उसके पेट में लात मार दी। मैंने उसे मोटिवेट किया कि अपने बाप पर ट्रस्ट कर, इस लेजेंडरी ट्रेजर के पीछे जरूर बड़ा रीजन होगा। ये ओवर पावर्ड वर्ड सुनकर प्रेम मोटिवेट हुआ और उसने फोकस के साथ फाइट रिज्यूम की। गार्ड ओवर कॉन्फिडेंस में अंधा होकर स्ट्राइक करने ही वाला था कि प्रेम ने अपनी नई ब्लैंकियो स्वॉर्ड से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए और हिल्ट से उसके सर पर जोरदार वार करके उसे वहीं सुला दिया। दुकान से निकलने के बाद हम स्क्यूअर्स खाने लगे। प्रेम की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे क्योंकि मेरे मोटिवेशन वाले शब्दों ने उसके डाउट्स क्लियर कर दिए थे। बहुत लंबे अरसे तक वो अकेला महसूस कर रहा था, पर अब उसके पास मेरे जैसा दोस्त था। उसने अपनी माँ को शुक्रिया कहा जिसकी वजह से आज वो यहाँ तक पहुँच पाया था। अगले सीन में रोमांटिका मेहनत से ट्रेनिंग कर रही थी। उसने हवा में बॉल टारगेट सर्कल तक पहुंचा दी। जब उसने लगातार कई स्पेल्स कास्ट करके दीवार वाले टारगेट को भी हिट कर दिया तो वो खुशी से उछल पड़ी। थोड़ी देर बाद वो उस घमंडी डोनेटा से मिलने अल्फा क्लास एरिया गई। दोनों डिनर के लिए बैठे और रोमांटिका ने उसका दिया हुआ ऑब्जेक्ट टेबल पर पटक दिया। उसने साफ कह दिया कि वो उसके ग्रुप में नहीं आएगी क्योंकि अब वो मेरी टीम का हिस्सा है। उसने मेरी तारीफ की और बोला कि मेरे जैसे बेहतरीन लीडर की वजह से उसने नई एबिलिटीज सीखी हैं। फिर उसने डोनेटा से पूछा कि क्या वो अभी भी कॉमनर्स से नफरत करता है।
जैसे ही उस गधे ने हाँ बोला, रोमांटिका ने प्राउडली कन्फेस किया कि पास्ट में वो खुद एक कॉमनर थी। ये सुनते ही डोनेटा का दिमाग चकरा गया और उसने कहा, ऐसी बेकार मजाक मत करो। पर रोमांटिका ने सीरियस होकर कहा कि उसकी नई टीम ऐसी सस्ती सोच नहीं रखती। डोनेटा निराश हुआ और बोला कि अगर उसे ये पहले पता होता तो वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। वहां से निकलने से पहले रोमांटिका ने खुलेआम उसके अल्फा ग्रुप को चैलेंज कर दिया। डोनेटा ने गुस्से में धमकी दी कि वो उन सब की पेटी बना देगा, पर लड़की ने उसे अंडर एस्टिमेट ना करने की वार्निंग दी और उसे जलता हुआ छोड़ आई। तभी डोनेटा की पास्ट लाइफ का एक दर्दनाक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां बचपन में कुछ कॉमनर्स ने उसके घर में आग लगाकर उसके पेरेंट्स की बुरी तरह पेटी बना दी थी। कुछ हफ्तों बाद क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट का दिन आ गया। क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में हमारे ओवरपावर्ड प्लॉट आर्मर का असली जलवा अकेडमी को दिखने लगा था। हमारी कमजोर लगने वाली बीटा टीम ने हैरत अंगेज तरीके से लगातार अल्फा और बीटा क्लासेस के ताकतवर धुरंधरों की बुरी तरह से पेटी बनाना शुरू कर दिया था। जैसे हम एनिमी टीम्स का बिना रहम के टिकट काट रहे थे, लीडर बोर्ड में हमारी रैंकिंग तेजी से ऊपर चढ़ने लगी थी। मेरा पूरा ग्रुप अपनी इस अनोखी जीत पर खुशी से पागल हो रहा था, पर मेरे दिमाग में फ्यूचर की गंभीर कैलकुलेशंस चल रही थी। मैं जानता था कि हम अब टॉप पोजीशंस के करीब पहुंच चुके हैं, इसलिए हमारा आगे का गेम पूरी तरह से खतरनाक और सीरियस होने वाला था। दूसरे सीन में प्रोफेसर ब्रिजेट अपने ऑफिस की खिड़की से ये सब बैटल्स लाइव देख रही थी। उसने खुद से कहा कि मेरा परफॉर्मेंस एकदम फैंटास्टिक रहा है, पर अब मुझे आगे हर कदम ध्यान से रखना होगा क्योंकि मैं पूरी एकेडमी का मेन टारगेट बन चुका हूं। अगले ही सीन में इस बेइज्जती से सबसे ज्यादा जला भुना अल्फा क्लास और एलीट ब्लू मून ग्रुप का लीडर गुस्से में आग बबूला होता दिखाया जाता है। वो अपने स्टूडेंट्स के सामने लंबा भाषण पेलते हुए कहता है कि हमारी रद्दी बीटा टीम को प्रीमियम अल्फा क्लास तक किसी कीमत पर आने नहीं दिया जा सकता। उसने बोला कि इससे एकेडमी और पूरे किंगडम का सिस्टम हैंग हो जाएगा। एकेडमी की हिस्ट्री में आज तक किसी टीम ने क्लास बदलने का असंभव काम नहीं किया था। तभी पगमैन नाम का चमचा स्टूडेंट आगे आया और अल्फा वैल्यूज की याद दिलाकर सबको भड़काने लगा। उसने वार्निंग दी कि फाइनल राउंड में उन्हें जो भी करना पड़े वो हमारा टिकट पक्का काटेंगे, क्योंकि उसको एकेडमी का क्लास डिफरेंस मेंटेन रखना था। पगमैन ने अजेस से सीधा पूछा कि क्या वो अकेले मेरी पेटी बना सकती है। अजेस ने बिल्कुल चिल होकर जवाब दिया कि उसके पास मुझे ईजिली हराने का पूरा चांस है, जिससे उस लीडर की सांस में सांस आई। उसने अजेस्ट को जीतकर वापस आने का ऑर्डर दिया। उसी पल अजेस्ट ने दिमाग में मेरी दी हुई ह्यूमिलिएशन रिकॉल की। मैं पहला इंसान था जिसने उसकी ईगो को चूर चूर करके असली हार का स्वाद चखाया था, इसलिए उसने ऑल आउट हमला करने का फैसला किया। कॉरिडोर में निकलते वक्त उसे डोनेटा और पर्सिवल मिले। उन्होंने उसकी लीडरशिप पर सवाल उठाया और बदला लेने की क्रिंज डिमांड रखी। डोनेटा रोमांटिका को और पर्सिवल प्रैम को खुद पैक करना चाहता था। अजेस ने इनकी नौटंकी मान ली, पर स्ट्रिक्टली वार्न किया कि गलती से भी मुझे कोई टच नहीं करेगा, क्योंकि मेरी पेटी बनाना उसका आखिरी निशाना था। अगले सीन में मैं अपने दोस्तों के पास वहां पहुंचा जहां वो फिजिकली ट्रेनिंग का वेट कर रहे थे। उनका मुंह तब खुले का खुला रह गया जब मैंने मुस्कुराते हुए बताया कि आज हम फिजिकल स्वेट नहीं बहाएंगे, हम सीधा चुपचाप पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी चले गए। मैंने उनके सामने हिस्ट्री बुक्स का भारी ढेर लगा दिया और समझाया कि फाइनल राउंड एक पास्ट हिस्टोरिकल इवेंट का सिमुलेशन होगा। एकेडमी एक तबाही रिक्रिएट करेगी और हमें उसका सिस्टम हैंग करना होगा। प्रैम ने अंधी तारीफ की कि मैं मास्टरमाइंड जीनियस हूं, पर नखरे वाली रोमांटिका कंप्लेन करने लगी कि रैंडम इवेंट्स पढ़ने का क्या सेंस है। इस बात पर मैंने रोस्ट करते हुए ताना मारा कि ठीक है, फिर हम पूरी लाइब्रेरी की हजारों किताबें पढ़ लेते हैं। इस ताने से उसकी बोलती बंद हुई और दोनों सेलेक्टेड बुक्स पढ़ने लगे। मैं अकेले जानता था कि मुझे इनकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि पिछले जन्म में मैं ये फिजिकली जी चुका था। कई बोरिंग घंटों के बाद प्रैम बिना वजह मुझे लगातार घूरे जा रहा था। रोमांटिका की चील जैसी नजरों ने उसे इस ऑकवर्ड काम में पकड़ लिया और उसे गंदा टीस करने लगी। उसने तंग किया कि क्या हम प्राइवेट में कोई एक्स्ट्रा बातें कर रहे हैं। बेचारा प्रैम बुरी तरह लाल और नर्वस हो गया। उन दोनों के बीच धीमी आवाज में बहस शुरू हो गई और इसी चुगलखोरी में एक भारी हिस्ट्री बुक सीधा मेरे सर पर आकर गिरी। मैंने एक भयंकर धमकाने वाली स्माइल के साथ उन्हें घूरा और चुपचाप फोकस से पढ़ाई कंटिन्यू करने का ऑर्डर दिया। थोड़ी ही देर बाद अचानक वहां अजेस्ट पूरी अकड़ के साथ आई, जिससे लाइब्रेरी का माहौल एकदम टेंस हो गया। उस आइस को ब्रेक करने के लिए मैंने चिल टोन में उसकी तारीफ की और ब्लू मून जैसी एलीट टीम ज्वाइन करने को उसका सबसे बेस्ट डिसीजन बताया। उसने घूरते हुए ताना मारा कि शायद एकेडमी में ब्लू मून से भी ज्यादा ओवरपावर्ड कोई और हो सकता है। मैं उसकी आदत जानता था, तो मैंने मजाक में पूछा कि तू यहाँ सीधा वॉर डिक्लेयर करने आई है क्या। अजेस ने फियर्सली एक्सेप्ट किया कि पिछली बार उसने मुझे गलती से अंडर एस्टिमेट किया था, पर इस बार वो पूरी पावर लगाकर मेरी पेटी बनाएगी। मैं अंदर ही अंदर बेहद खुश था, क्योंकि मेरी आखिरी स्ट्रैटेजी यही थी कि वो उस गुस्से को यूज करके स्ट्रांग बन सके। उसके जाने के बाद मैं उसके साथ वापस लड़ने का ईगरली इंतजार करने लगा।
कुछ दिनों के बाद आखिरकार फाइनल राउंड का भयानक दिन आ ही गया। वहां भीड़ और कई बड़े मैजिक पोर्टल्स मौजूद थे। मैंने टीममेट्स को समझाया कि पूरे किंगडम के लोग इस ओवरपावर्ड इवेंट को देखने आते हैं, इसलिए भीड़ नॉर्मल है। मुझे तसल्ली थी कि मेरी टीम के चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं था। हम मोटिवेशन के साथ अरीना गए और क्राउड ने जोश से स्वागत किया। ब्लू मून मेंबर्स मुझे पैथेटिक समझकर हंस रहे थे, पर उनमें से एक ने उन्हें वार्निंग दी कि मुझे अंडर एस्टिमेट करने की गलती ना करें, वरना उनका हाल भी पहले जैसा होगा। जल्द ही आसमान से एक जादुई आवाज आई जिसने पूरे रूल्स को स्ट्रिक्टली बताना शुरू कर दिया। उसने समझाया कि हर टीम को पास्ट के किसी डेंजरस हिस्टोरिकल इंसिडेंट को ढूंढकर उसकी तबाही को ठीक से रोकना होगा, लेकिन इंसिडेंट कौन सा है ये किसी को नहीं बताया गया था। आवाज ने याद किया कि हम अपोनेंट टीम्स का टिकट काटने के लिए पूरे मैजिक और खतरनाक ऑफेंसिव एबिलिटीज इजीली यूज कर सकते हैं। आखिर में फाइनल ट्विस्ट अनाउंस हुआ कि पॉइंट्स टेबल में सिर्फ टॉप के 9 बचे हुए जिंदा पार्टिसिपेंट्स को ऑफिशियली विनर का बड़ा टाइटल नसीब होगा, जिससे उनकी जिंदगी बदल जाएगी और वो सभी बिना किसी रुकावट के सीधा डायरेक्टली अल्फा क्लास में ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर वो वहां ऑलरेडी नहीं है। मेरे लिए तो सिर्फ यही एक इकलौता गोल्डन चांस था। मैंने टीममेट से स्ट्रिक्टली कहा कि क्योंकि अभी हम पॉइंट्स टेबल में सबसे लास्ट हैं, हमें बहुत ही जल्दी चीज़ों को ठीक से सॉल्व करना पड़ेगा या बाकी सारे बचे हुए स्टूडेंट्स का टिकट काटना पड़ेगा। थोड़ी ही देर बाद सारे पोर्टल्स एक्टिवेट हो गए और सेकंड्स तक उन्हें ठीक से ऑब्जर्व करने के बाद सभी स्टूडेंट्स तुरंत अंदर कूद गए। हम सब अलग अलग जगहों पर ऑटोमेटिकली टेलीपोर्ट हुए और एक अनजान जंगल में बुरी तरह से बिखरे हुए दिखे। मैं जानता था कि सबसे पहला लॉजिकल काम सिर्फ और सिर्फ अपने टीममेट्स को सेफली ढूंढना है, पर अचानक मुझे एक आइस अटैक क्लियरली डिटेक्ट हुआ और एक अल्फा क्लास की नखरे वाली लड़की अचानक बिल्कुल मेरे सामने टपक पड़ी। उसने पूरी अकड़ दिखाते हुए कहा कि आज मेरा सबसे मनहूस दिन है, क्योंकि वो एग्जैक्टली यहीं पर कंप्लीटली मेरा टिकट काटने का पूरा प्लान बनाकर आई है। बिना थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट किए उसने मुझ पर मैजिक स्पेल छोड़ा, पर मैंने अपना फायर मैजिक यूज करके ईजिली ब्लॉक कर दिया। मैंने उसकी रेयर एबिलिटीज में सच्चा इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि मैंने परफेक्टली नोटिस किया कि वो डबल स्पेल्स एक ही टाइम पर कास्ट कर सकती थी। मैंने स्माइल करते हुए कहा कि मैं एक हाईली ट्रेन्ड अल्फा स्टूडेंट से इससे कम की उम्मीद नहीं कर सकता था। फिर उस नखरे वाली ने अपनी विंड मैजिक यूज करके एक विशाल टॉर्नेडो क्रिएट किया जो हवा में फ्लोटिंग क्रिस्टल्स को तेजी से गैदर कर रहा था, जिसकी डायरेक्टली वजह से मेरी पूरी बॉडी पर छोटे छोटे शार्प कट्स आने लगे। खुद पर हद से ज्यादा घमंड करते हुए उसने अपना क्रिंज डायलॉग मारा कि मुझ जैसा कोई साधारण कॉमनर ऐसी हाई लेवल एलीट मैजिक एबिलिटी जिंदगी में कभी मास्टर नहीं कर पाएगा। फिर वो ओवर एक्टिंग करके मेरे आखिरी शब्द पूछने लगी, जैसे उसने मेरी सच में पेटी बना दी हो। मैंने उसे बैडली रोस्ट करते हुए उसकी मजाक उड़ाई और सीधा सलाह दी कि उसे इन छोटे कट्स के बजाय डायरेक्टली मेरे चेस्ट पर अप्रोप्रिएटली निशाना लगाना चाहिए था। ये बेइज्जती सुनकर वो लड़की गुस्से से बुरी तरह जल भुन गई, क्योंकि वो अकेले अंदर से जानती थी कि उसकी शर्मनाक वीकनेस उसकी बेहद पुअर एक्यूरेसी थी। फिर मैंने बिना नाटक किए अपनी रिवर्स मैजिक एबिलिटी दिखाई और 1 सेकंड में उसका पूरा मैजिक अटैक कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया। मैंने उसे लेक्चर दिया कि अपनी पूरी लाइफ में किसी भी छोटे ओपोनेंट को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि कॉम्बैट का सबसे प्राइमरी बेसिक रूल यही एक होता है। इमीडिएटली उसके एग्जैक्टली बाद मैंने एक मैसिव और खतरनाक बड़ा आइस क्रिस्टल केयरफुली क्रिएट किया और पूरी पावर के साथ सीधा उसकी तरफ लॉन्च कर दे मारा। उसने डर के मारे अपनी डिफेंसिव मैजिक शील्ड यूज की, पर मैंने स्मार्टली अपने अटैक को हवा में छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जो उसके ठीक आसपास जोर से टकराए और एक झटके में उसकी सॉलिड पेटी बना दी। दूसरे सीन में एक ओवर कॉन्फिडेंट अल्फा स्टूडेंट जंगल में अकेले अकड़ के साथ चल रहा था, तभी पीछे से रोमांटिका ने अचानक अटैक करके उसको वहीं पर इजीली पैक कर दिया। असल में वो प्रैम के बिल्कुल साथ थी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब टेलीपोर्ट हुए थे और उन्होंने जल्दी से वापस रीयूनाइट कर लिया था। साथ मिलकर वो लोग इस भयानक जगह पर लगातार मुझे ही ढूंढ रहे थे। रोमांटिका ने उसके आसपास छुपे लोगों की प्रॉपरली एग्जैक्ट लोकेशन डिटेक्ट करने के लिए अपनी सॉलिड विंड मैजिक का शानदार इस्तेमाल किया। उसने तुरंत सेंस कर लिया कि उनके पास कई अनजान लोग बैठे हैं, इसलिए उसने एक आदमी की पेटी बनाने के लिए तेजी से अपना नया स्पेशल अटैक लॉन्च किया। पर अचानक उसका छोड़ा हुआ वो फास्ट अटैक मैजिकली रहस्यमयी तरीके से बिल्कुल गायब हो गया और ठीक उनके सामने पेड़ों से निकलकर 2 अल्फा स्टूडेंट्स प्रकट हो गए। उन दोनों ने मिलकर प्रैम और रोमांटिका का ठीक से मजाक उड़ाना शुरू किया और उन्हें कचड़ा और ट्रैश बुलाकर उनकी पब्लिक बेइज्जती की। रोमांटिका ने गुस्से में कड़क जवाब दिया कि अभी वो उन घमंडियों को सिखाएगी कि वो असल में क्या है। उसने सख्त वार्निंग दी कि उन्हें सिर्फ अल्फा क्लास में होने के अकेले रीजन से इतना ज्यादा घमंडी नहीं बनना चाहिए। जब एक अल्फा हंसने लगा, प्रैम अचानक इनक्रेडिबल स्पीड से आगे बढ़ा, जिससे दुश्मन को डिफेंड करने का मौका नहीं मिला। थोड़ी देर बाद दुश्मनों ने कंबाइन अटैक किया, पर प्रैम इतनी तेजी से भागा कि फीमेल मेज डर गई। दूसरे स्टूडेंट का स्वॉर्ड अटैक बुरी तरह मिस हुआ और उसने पार्टनर को रोमांटिका की पेटी बनाने को कहा,
पर रोमांटिका ने उसे पहले ही डिटेक्ट करके विंड मैजिक से मारा और रोस्ट किया कि डिस्ट्रैक्शन बनाना क्रिंज है जब मैजिक खुद पोजीशन रिवील करे। इससे दूसरा अल्फा बुरी तरह डिस्ट्रैक्ट हुआ। प्रैम उसके पीछे आया और रोमांटिका के स्पेल के साथ उन्होंने दुश्मन का ठीक से सिस्टम हैंग कर दिया। जब दोनों खुशी मना रहे थे, रोमांटिका ने मुझे स्पाइंग करते देखा और भड़क गई। शर्म के मारे मैं बाहर आकर माफी मांगी और शानदार फाइट के लिए कांग्रेचुलेट किया। तभी उसे रियलाइज हुआ कि मैंने ही उसका अटैक न्यूट्रलाइज किया था। वो ओवर थिंकिंग करने लगी कि मेरी पावर कितनी बढ़ चुकी है और चिढ़ गई। मैंने चुपचाप उसके सर पर पैट किया जिससे वो और फ्यूरियस हो गई। अचानक मुझे स्टॉर्म आता दिखा। एक वॉइस ने बताया कि बस 18 लोग बचे हैं। मैंने एक्सप्लेन किया कि शैडो डोमेन कंट्रोल करना या बाकी कंपेटिटर्स की पेटी बनाना ही जीतने का रास्ता है। मैंने सेफ सर्वाइवल का आइडिया दिया ताकि अल्फा क्लास वाले खुद लड़कर पैक हो जाएं और हम टॉप 9 में आ सकें। बारिश शुरू होते ही हम पेड़ के नीचे भागे। रोमांटिका अंदर से डरकर भयानक तरीके से घबरा रही थी। वो सच में सोचने लगी कि अकेले आगे जीतना बिल्कुल कंप्लीटली इम्पॉसिबल था। उसे पछतावा होने लगा कि काश उसने डोनेटा का ऑफर ऑटोमेटिकली जल्दबाजी में पूरी खुशी से एक्सेप्ट कर लिया होता। मैंने आगे बढ़कर शांत करने की कोशिश की, पर उसने क्रिंज नाटक शुरू किया और गुस्सा होने का दिखावा किया। भले ही वो नखरे दिखा रही थी, पर मैं जानता था कि अंदर से वो हमारे ग्रुप को ठीक पसंद करती थी। तभी हम सबको एक जोरदार घंटी सुनाई दी। मेरा प्लॉट आर्मर एक्टिव हुआ और मुझे मेमोरी से प्रीवियस नाम की उस मनहूस टावर की याद आई जिसमें रखा आर्टिफैक्ट अकेले भयानक मॉन्स्टर्स समन कर सकता था। देखते ही देखते टावर पर बिजली गिरी और जमीन में दरार पड़ गई, जिसमें से एक भयानक मॉन्स्टर बाहर निकल आया। उसी पल हमें नए सर्वाइवल मिशन का नोटिफिकेशन मिला कि हमें इस आफत से बचना है। दूसरी तरफ अकेडमी की असेंबली में बैठा वो घमंडी पगमैन और उसके बाकी चमचे इस बात पर ठीक खुश हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आखिरकार हमारी पेटी बनने का वक्त आ गया है। पर प्रोफेसर ब्रिजेट हमारे लिए बुरी तरह परेशान थी, क्योंकि वो जानती थी कि हमारा टिकट कटने वाले हालात पैदा हो चुके हैं। वापस सीन पर आते हैं। मुझे अचानक सेंस हुआ कि वो मॉन्स्टर हमारी तरफ बढ़ रहा है। जमीन फटी और बड़ा किल्ड्रा रैट निकल कर आया। उसने चिल्लाते हुए हजारों चूहों की फौज समन कर ली। हमारे पास वहां से दुम दबाकर पीछे भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने रोते प्रैम और रोमांटिका को समझाया कि ये जानवर इन चूहों की सेना को अपने हाथ पैर की तरह यूज करता है और इंसानों की एनर्जी चूस कर उन्हें पैक कर देता है। मैंने वार्निंग दी कि टारगेट लॉक होने पर जब तक वो पेटी नहीं बना देता तब तक बिल्कुल नहीं रुकता। रोमांटिका ने पीछे मुड़कर विंड मैजिक यूज की, पर उस ओवर स्मार्ट मॉन्स्टर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। एक बड़े पेड़ से कूदने के बाद वो आगे फुल स्पीड में भागती रही। मेरा दिमाग बिजली की स्पीड से चला और मैंने मास्टर प्लान बनाया। मैंने तुरंत अंगूठा काटा और अपनी एनर्जी उस बॉस चूहे की तरफ फेंक दी ताकि असली लोकेशन लॉक कर सकूं। इस मार्क में रोमांटिका को अटैक करने का बढ़िया ओपनिंग दिया, पर उसकी पावर वीक थी कि वो उसे सिंगल ब्लो में हरा नहीं पाई। तभी मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ गया जब मैंने देखा कि प्रैम मॉन्स्टर हॉट के बीचों बीच हीरो की तरह कूद गया। मुझे अपने वीक डिसीजन पर भयानक पछतावा हुआ। वहीं दूसरी तरफ अल्फा क्लास के ब्लू मून टीम के एक मेंबर की अचानक उन चूहों ने पेटी बना दी थी, जिसके बाद ग्रुप को मजबूर होकर उस झुंड से भिड़ना पड़ा। मैं घबराहट में प्रैम को बचाने की कोशिश कर रहा था, जो मॉन्स्टर्स के खतरनाक बवंडर के अंदर फंसा था और बॉस को ढूंढ रहा था। अचानक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ और चूहा हवा में उछल गया। प्रैम ने एक सॉलिड स्ट्राइक में उसका टिकट काट दिया। मिशन कंप्लीट हुआ, पर प्रैम लिमिट क्रॉस करके एग्जॉस्टन से जमीन पर गिर गया। मैंने उसे प्यार से बाहों में उठाया और एक सुरक्षित पेड़ के नीचे लिटा दिया। हम उसकी ओवर पावर्ड ताकत के बारे में चर्चा करने लगे। फिर मैंने रोमांटिका को ऑर्डर दिया कि वो प्रैम का ध्यान रखे, क्योंकि मुझे अकेले कुछ सोचना था। थोड़ी दूर जाकर मैं अकेले में अपनी बेवकूफ़ियों पर गुस्सा करने लगा। मैं अपने टीममेट्स को ऐसे जानलेवा खतरे में नहीं डाल सकता था। मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। मेरा अल्टीमेट गोल सबको बचाना है। तभी मेरी नज़र टावर पर पड़ी और हम वहां निकल पड़े। अगले सीन में एजेस्ट का एलीट ग्रुप पहले ही उस टावर पर पहुंच चुका था। वो ओवर स्मार्ट बच्चे सोच रहे थे कि अगर उन्होंने मैजिकल क्लॉक रोकी तो वो टूर्नामेंट जीत जाएंगे, पर तभी उन्हें भयानक खतरे का एहसास हुआ और आसमान से सीधा उनके ऊपर अटैक्स की बरसात शुरू हो गई। उन्होंने डिफेंड किया, पर उनके कई मेंबर्स की वहीं पेटी बन गई। एजेस्ट बहुत चालाक थी। वो तुरंत समझ गई कि इस तबाही का ओवर पावर्ड अटैक सिर्फ मेरे जैसा इंसान ही कर सकता है, और वो पूरी तरह से बिल्कुल सही थी। अगला सीन मुझे डायरेक्टली टावर के टॉप मोस्ट फ्लोर पर दिखाता है, जहां मैं रिलैक्स होकर सोच रहा था कि अब कम गधे बचे हैं। मेरे ग्रुप ने लगातार भारी अटैक्स किए, जिससे नीचे वालों का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने मैजिक शील्ड्स यूज करके खुद को बचा लिया। मैंने दोस्तों को समझाया कि ये ईजिली हार नहीं मानेंगे, क्योंकि एजेस्ट मेन बफ है। मैंने रोमांटिका को ऑर्डर दिया कि आते हुए कंपेटिटर्स को पैक कर दे। उसने ट्रस्ट करके 2 टारगेट्स की पेटी बना दी, जिसके बाद वहां सिर्फ 13 पार्टिसिपेंट्स बचे थे। उसके बाद मैंने टावर पर अपनी कंट्रोल एबिलिटी लगाई। उसी दौरान ब्लू मून ग्रुप टावर के अंदर घुसा, पर बाकी टीम्स को देखकर उनका सिस्टम हैंग हो गया। नए ग्रुप ने रोना शुरू किया कि उन पर बाहर से भयानक हमला हुआ है। उन्होंने सीधा एजेस्ट की टीम पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये सब इन अल्फा वालों ने ही किया होगा। एजेस्ट ने प्रूफ मांगा, पर एक स्टूडेंट बोला कि एकेडमी में इस लेवल का हाई टियर स्पेल कास्ट करना इन एलीट्स के बस की बात है।
उसी पल एजेस्ट को एग्जैक्टली सच्चाई रियलाइज हो गया कि अगर वो सच बोलेगी कि असली हमला किसी रद्दी बीटा क्लास वाले ने सच में किया है तो कोई भी इस क्रिंज बात पर विश्वास नहीं करेगा। उसने समझ लिया कि मेरा मास्टरमाइंड प्लान ही इन ग्रुप्स की आपस में पेटी बनवाना था। तभी एक गुस्से वाले स्टूडेंट ने भारी फायर एबिलिटी चार्ज की। एजेस्ट ने टीम को पीछे किया और फायर मेज का अटैक आते ही टेलीपोर्ट होकर कुछ ही सेकंड में उनका सिस्टम हैंग कर दिया। बाकी सब ने उस पर हमला किया पर उसने सब ठीक ब्लॉक कर दिए। मैं इधर बालकनी में आराम से चुपचाप वेट कर रहा था कि ये ठीक हमारे लेवल तक फाइनली ठीक से पहुंच जाएं। कुछ सेकंड्स चली फाइट के बाद वो सब मेरे सामने खड़े थे। मैंने हंसकर ताना मारा कि ये बड़ी शर्म की बात है कि उसने उन्हें बुरी तरह पैक नहीं किया, जिससे मेरा थोड़ा सा प्लान खराब हो गया। एजिस्ट ने बिना मारे सिर्फ ओपोनेंट न्यूट्रलाइज किया था, इसलिए अब वहां का टेंस माहौल बेहद खतरनाक हो चुका था। एजिस्ट ने गुस्से में चैलेंज दिया कि अगर मैं जीतने के लायक हूं तो खुद को ठीक प्रूव करना होगा। अपने स्क्रिंज डायलॉग के बाद उसने एक पावरफुल आइस एबिलिटी का इस्तेमाल किया, जिससे उसने खुद को और मुझे दूसरों से दूर करते हुए सीधा अगली मंजिल पर टेलीपोर्ट कर लिया ताकि हम अकेले फाइट कर सकें। ठीक उसी पल पर्सिवल गुस्से में पागल होकर तेजी से प्राम की तरफ बढ़ा, क्योंकि उसे अपनी पिछली हार का बदला लेना था। दूसरी तरफ उस ओवर स्मार्ट डोनेटा ने भी आगे बढ़कर रोमांटिका का रास्ता रोक लिया और अकड़ते हुए बोला कि इस बैटल में कोई उन्हें इंटरप्ट नहीं करेगा। उसने ताना मारा कि रोमांटिका अपनी औकात से आगे आ चुकी है। वापस मेरी सिचुएशन पर मैं आराम से जमीन पर लेटा था और घमंडी अजेस्ट चिढ़कर कह रही थी कि मैं ये नाटक बंद कर दूं, क्योंकि वो जानती थी कि ऑर्डिनरी अटैक से मेरा सिस्टम हैंग नहीं होगा। अचानक मैंने बिना वार्निंग दिए एक स्पेल कास्ट किया, जिसने चट्टान को उछालकर विशालकाय जहरीली सरपेंट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। पर वो लड़की ठहरी प्लॉट आर्मर। उसने पूरी स्पीड में स्पेशल आइस मैजिक से उस सांप को वहीं फ्रीज करके रोक दिया। उसके बाद मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी रिवर्स मैजिक एबिलिटी का इस्तेमाल किया और अकेले ही उस पूरे कमरे के एटमॉस्फेयर पर अपना टोटल कंट्रोल कायम कर लिया। नीचे वाले फ्लोर पर पर्सिवल सस्ते डायलॉग्स मारते हुए प्राम का मजाक उड़ा रहा था, पर इस बेइज्जती ने उल्टा प्राम को मोटिवेट किया और उसने उस ओवर कॉन्फिडेंट गधे के सारे भारी अटैक्स को हवा की तेज स्पीड से डॉज करना शुरू कर दिया। पर्सिवल घबराने लगा क्योंकि प्राम उसे बिल्कुल एक खतरनाक लेवल का इंसान लग रहा था। थोड़ी देर बाद प्राम ने एक परफेक्ट ओपनिंग निकालकर पर्सिवल के पेट में एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। दर्द के मारे हैरान पर्सिवल ने पूछा कि वो इतने कम टाइम में इतना ओवरपावर्ड कैसे बन गया। प्राम ने बस फनी जेस्चर्स बनाकर उसका मजाक उड़ाया और कैजुअली बोला कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे सुनकर पर्सिवल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दूसरी तरफ रोमांटिका अपनी सॉलिड पावर लगाकर लगातार खतरनाक स्पेल्स डोनेटा पर लॉन्च कर रही थी, पर वो लड़का आसानी से उन्हें ब्लॉक कर रहा था। तभी उसके पास रखा एक क्रिस्टल टूट गया, जिससे वहां एक घनी क्लाउड बन गई और फॉग ने डोनेटा की एग्जैक्ट लोकेशन को रिवील कर दिया। ये गलती रोमांटिका के लिए परफेक्टली काम आई। उसने बिना टाइम बर्बाद किए डिटेक्शन मैजिक का यूज किया और उसकी जगह पर ढेर सारे स्पेल्स फायर करना शुरू कर दिए। डोनेटा का दिमाग चकरा गया। उसने एक मैजिकल आर्टिफैक्ट का यूज करके वहां की सारी फॉग को क्लियर कर दिया, जिससे रोमांटिका एक्सपोज हो गई। उसके बाद वो तेजी से उसकी तरफ भागा और वेपन से स्ट्राइक्स करने लगा, पर उस लड़की ने अटैक्स को डॉज कर लिया। रोमांटिका ने ताना मारते हुए कहा कि भले ही वो कॉमनर्स से नफरत करता है, पर आखिर में हम सब ह्यूमंस ही हैं और हमारे बीच का इकलौता फर्क सिर्फ एक बेकार नोबल टाइटल का है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, डोनेटा ने यह सच्चाई सुनने से इनकार किया और ओवर एक्टिंग करते हुए जिद की कि सिर्फ अल्फा स्टूडेंट्स ही सुपीरियर होते हैं। अपने रिंग आर्टिफैक्ट का यूज करके उसने रोमांटिका को एक फायर सर्कल के अंदर बुरी तरह ट्रैप कर लिया और फिर एक जोरदार एक्सप्लोजन के साथ उसे सामने वाली दीवार पर दे मारा। प्राम भागते हुए वहां पहुंच गया। डोनेटा की आंखों में नफरत दिख रही थी जब उसने ऐलान किया कि अब वो इन दोनों की परमानेंटली पेटी बना देगा। प्राम ने रोमांटिका को डिफेंड करने की कोशिश की, पर डोनेटा ने अर्थ मैजिक से उसे पत्थरों में ट्रैप कर दिया और रोमांटिका का टिकट काटने भागा। पर उसी सेकंड प्राम ने पूरी पावर लगाकर स्टोन ट्रैप को तोड़ते हुए डोनेटा के करीब आकर उसका एम्यूलेट काटा और सॉर्ड से उसके चेहरे पर कट लगा दिया। बेइज्जती के बाद भी डोनेटा गुस्से से पागल था। रोमांटिका घबरा गई और उसे लगने लगा कि वो बोझ बन चुकी है। उसने रोते हुए प्राम से पर्सिवल को दूर ले जाने की रिक्वेस्ट की, क्योंकि डोनेटा उसकी पेटी बनाना चाहता था। प्राम ने इनकार कर दिया। उसके एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। प्राम को मेरी बातें याद आईं कि हम कभी भी अपने टीममेट्स का साथ नहीं छोड़ेंगे। इन मैजिकल वर्ड्स ने रोमांटिका को मोटिवेट कर दिया और उसने ऐलान किया कि अब दुश्मनों का सिस्टम हैंग करने का वक्त आ गया है। वापस सीधा मेरी और अजेस्ट की खतरनाक टक्कर पर आते हैं। उसने गुस्से में ऐलान किया कि वो इस बार पिछली क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट की तरह बिल्कुल भी नहीं हारेगी। बिना सोचे फौरन उसने एक पावरफुल आइस स्पेल मेरी तरफ फायर किया, पर मैंने शांति से अपनी रिवर्स एबिलिटी से उसे वहीं न्यूट्रलाइज कर दिया। मैंने काउंटर अटैक करते हुए अपने आइस स्पेल को फायर मैजिक के साथ कंबाइन करके उस घमंडी लड़की को बर्फ के एक विशाल कुकून में बुरी तरह ट्रैप कर दिया, पर फिर भी वो बिना कोई चोट खाए एकदम अनहार्म्ड बाहर निकल आई।
मैंने उसकी इस खतरनाक रेजिलियंस की मुस्कुराते हुए तारीफ की। वो पूरी तरह हैरान थी कि मेरे स्टैट्स इतने कम होने के बावजूद मैं उसके सारे टॉप टियर अटैक्स को आसानी से कैंसिल कर रहा था। जब मैंने उससे ये मजाक किया कि हमें इस लड़ाई को शांति से एंजॉय करना चाहिए, तो उसने सोचा कि मेरे पास रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस की भारी कमी है और सीधा मेरे ऊपर तेजी से झपटी। पर मैंने पहले से उसकी मूव को प्रेडिक्ट किया और क्लोज कॉम्बैट में भी उसके सारे हैवी स्ट्राइक्स आसानी से ब्लॉक कर लिए, जिससे उसकी पूरी ईगो चूर हो गई। मैं सच में इस लड़ाई को दिलो जान से एंजॉय कर रहा था, क्योंकि पास्ट लाइफ में वो अपने सभी अपोनेंट्स को हमेशा वीक और बेकार समझती थी। इस बेइज्जती से गुस्से में आकर उसने अपनी अल्टीमेट विजन मैजिक का यूज करके एक बेहद बड़ा आइस टेम्पल बना दिया, जिसे मेरा मैजिक रिवर्स नहीं कर सकता था। वहां से मुझ पर ढेर सारे शार्प क्रिस्टल्स हवा की स्पीड से लगातार फायर हुए, पर मैंने अपने फास्ट रिफ्लेक्सेस और दिमाग का यूज करके एक एक स्पेल को हवा में ही टोटली कैंसिल कर दिया। हार मानकर आखिरकार उसने अपना विशाल टेम्पल तुरंत कैंसिल किया और सीधा आगे बढ़कर ठीक एक फाइनल स्ट्राइक के लिए अपनी चमकती हुई स्वॉर्ड निकाल ली। दूसरी तरफ ठीक उसी टाइम प्राइम ने पूरी औकात दिखाते हुए ठीक डोनेटा को एक जोरदार सॉलिड लात मारी। अपना सिस्टम हैंग होते देख उस क्रिंज अमीरजादे ने शर्म छोड़कर साथी पर्सिवल से मदद मांगी। पहले पर्सिवल ने ओवर एक्टिंग करके मना किया, क्योंकि डोनेटा ने उसे दूर रहने को कहा था, पर आखिर में वो आगे आ गया। बिना सोचे पर्सिवल ने प्राइम पर रश किया और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए स्वॉर्ड हवा में फेंक दी। उसके पीछे से डोनेटा भी आ गया, जिससे प्राइम घिर गया। ठीक उसी पल रोमांटिका को मेरी ओवरपावर्ड बातें याद आईं, जिससे उसने मोटिवेशन ली थी। उसने बिना डरे उन दोनों नमूनों पर 2 खतरनाक विंड स्पेल्स फायर कर दिए। वापस मेरी फाइट पर आते हैं। अर्जेस्ट ने अपनी स्वॉर्ड को मैजिकल वेपन में बदलना शुरू कर दिया। मैं जानता था कि ये एबिलिटी सिर्फ मैजिकल नाइट्स यूज करते हैं, और ऐसे तगड़े बफ को मास्टर करने में नॉर्मल लोगों को 10 साल की हार्डकोर ट्रेनिंग लगती है। पर यह लड़की ठहरी प्लॉट आर्मर, बिना मुश्किल के इस भयानक स्किल को आसानी से यूज कर रही थी। वो पूरी स्पीड से आई और मेरे हर अटैक को कॉन्फिडेंटली ब्लॉक करने लगी। थोड़ी देर में उसने नाटक करते हुए मेरे डैगर स्ट्राइक को तोड़ा और मेरी गर्दन पर कट लगा दिया। उस बेचारी को गलतफहमी हुई थी कि उसने आज मेरी पेटी बना दी है, पर मैंने एक ईवल स्माइल दी और उसका पूरा अटैक परफेक्टली न्यूट्रलाइज कर दिया। फिर मैंने सस्पेंस खोलते हुए बताया कि मैं तो पहले से इस टावर पर अपना कंट्रोल बना चुका हूं। उसी पल मैंने टावर के मैजिक को डिसेबल कर दिया और हिस्टोरिकल इंसिडेंट को रोकने का हमारा सर्वाइवल मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। इसके कारण से टूर्नामेंट तुरंत वहीं पर खत्म हो गया। बाहर स्क्रीन देख रही भीड़ का सिस्टम हैंग हो गया जब उन्हें पता चला कि टूर्नामेंट का असली विनर मैं हूं। दूसरी तरफ बीटा स्टूडेंट को जीतते देख पगमैन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। स्टाफ को पटकते हुए उसने बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया कि वो ये रिजल्ट कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कुछ देर बाद एकेडमी असेंबली के क्लासेस टीचर्स सिचुएशन पर डिस्कस करने जमा हुए। पगमैन ने औकात दिखाते हुए झूठा इल्जाम लगाया कि प्रोफेसर ब्रिजेट ने चुपके से मुझे कोई इल्लीगल आर्टिफैक्ट दिया होगा, क्योंकि उसका ईगो ये नहीं मान पा रहा था कि मैंने एक मैजिकल नाइट को फेयरली हरा दिया था। वहां मौजूद एक टीचर ने उसकी बोलती बंद कर दी। बहस से पक्का डायरेक्टर ने आखिरी विनर्स की लिस्ट लाने का सीधा ऑर्डर दे दिया। कई घंटों बाद मैं दोस्तों को अपना मास्टरमाइंड प्लान एक्सप्लेन कर रहा था। क्योंकि अर्जेस्ट ने मेरी चालाक स्ट्रैटेजी समझ ली थी, मैंने उसके दिमाग की सच में तारीफ की। उसने हैरानी से पूछा कि मुझे शैडो डोमेन का मैजिकल कंट्रोल आखिर मिला कैसे। मैंने कैजुअली बताया कि हमारी टीम टावर पर सबसे पहले आई थी और एनालाइज करके मैंने स्पेल कास्ट कर दिया था। लेकिन क्योंकि उनका ब्लू मून ग्रुप वहां जल्दी आ टपका, मैंने कबूल किया कि मैं फाइट के दौरान चुपके से सिर्फ टावर डीएक्टिवेट करने वाला कंटिन्यूअस स्पेल चला रहा था। अर्जेस्ट ने स्माइल की और एक्सेप्ट किया कि मेरी ओवरपावर्ड एबिलिटीज के सामने आज उसकी पेटी बन गई। हमारी इस शांत बात को प्राइम और रोमांटिका ने रोका। मुझे अर्जेस्ट के साथ देखकर वो दोनों तुरंत चढ़ गए। मैंने टीममेट्स की तारीफ की और प्यार से उनके सर पर हाथ फेरा, जिससे वो खुश हो गए। अर्जेस्ट ने फिर मुझसे आखिरी फेवर मांगा कि क्या वो मेरे ट्रेनिंग ग्रुप में आ सकती है। रोमांटिका के नखरों के बावजूद मैंने ऑफर ठीक से ओपनली एक्सेप्ट कर लिया। थोड़ी देर बाद हमारा ग्रुप मीटिंग के लिए ब्रिजेट से मिला। रिजल्ट बताने से पहले उसने मैजिकली एक फेमस शॉप से स्वादिष्ट केक मंगा लिया, जिसे देखकर प्राइम और रोमांटिका के मुंह में पानी आ गया। अचानक ब्रिजेट ने घटिया मजाक किया कि हम सब इवेंट में कंप्लीटली फेल हो गए हैं। कुछ सेकंड्स के लिए हमारा सिस्टम हैंग हो गया, पर जल्दी ही उसने कांग्रेचुलेट किया और प्राउडली अनाउंस किया कि हम सबको ठीक से फॉर्मली अल्फा क्लास में प्रॉपर्ली प्रमोट कर दिया गया है। ये सुनते ही ग्रुप में जश्न शुरू हो गया। उसी पल ब्रिजेट को मेरा बचपन याद आया, जब मैं उसके पास मैजिक सीखने आता था और आज मेरी पावर देखकर उसे बहुत प्राउड फील हो रहा था। अगले दिन, क्योंकि हमें अब अल्फा क्लास जाना था जो बिल्कुल आसान नहीं होने वाली थी, मैंने सबको फ्रेश होने के लिए एक दिन की रिलैक्स छुट्टी फाइनली दे दी। छुट्टी की बात सुनकर दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जल्दी ही हम एक बड़े शॉपिंग सेंटर जैसी जगह पर मजे से घूम रहे थे।
सबसे पहले हम एक महंगे क्लोथिंग स्टोर में घुसे। रोमांटिका ने कई सारे नए आउटफिट्स ट्राई किए और वो सच में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। मैं थोड़ा अनरोमांटिक किस्म का बंदा हूँ, इसलिए मैंने बस रूखा सा कैजुअली जवाब दिया कि वो ठीक लग रही हैं। उसने चिढ़कर लाउडली कंप्लेन की कि मैं किसी का कॉन्फिडेंस बढ़ाने में बिल्कुल घटिया हूँ। इसके बाद उसने अपनी दूसरी ड्रेस पहनी और इस बार मैंने एक्टिवली ठीक बहुत पॉजिटिव रिएक्शन दिया, जिससे वो बहुत खुश हो गई। पर उसकी सारी खुशी अचानक वहीं छूमंतर हो गई जब उसे क्लियरली पता चला कि मेरा वो कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली उसके लिए बिल्कुल नहीं बल्कि डायरेक्टली प्रैम के लिए था। ये बेइज्जती देखकर रोमांटिका गुस्से से लाल हो गई। इसके बाद प्रैम मेरे लिए अकेले एक नई टाई सिलेक्ट करने लगा। प्रैम ने थोड़ी मदद के लिए रोमांटिका को इशारा किया, पर उसने एटीट्यूड दिखाते हुए कंप्लीटली इनकार कर दिया। करीब 1 घंटा दिमाग खराब करने के बाद आखिरकार हमने एक शानदार टाई फाइनल की और खुशी खुशी बाहर निकले। जल्दी ही उन दोनों को एक और नया स्टोर दिखा और वो उधर दौड़ पड़े। ठीक उसी वक्त मेरी अचानक मुलाकात वहां फिर से एडजस्ट से हो गई। मैंने उसको आराम से हमारे साथ ज्वाइन करने का इन्विटेशन दे दिया, पर फिर उसने मजाक किया कि ये टूर्नामेंट की हार का बदला लेने का मौका है। इधर प्रैम एक क्लॉ मशीन से स्टफ्ड टॉय निकालने की कोशिश कर रहा था। जब वो सक्सेसफुली कामयाब हुआ तो प्रैम और रोमांटिका झूम उठे, पर उनकी खुशी तब गायब हुई जब मैं एडजस्ट को लेकर वहां पहुंचा। वो गुस्से वाली बिल्लियों की तरह चढ़ गए, पर अगले पल एडजस्टे ने प्रैम को पकड़ा और उसके साथ अपनी पोजीशन स्विच कर ली, जिससे प्रैम का उसके बारे में पर्सपेक्टिव बदल गया। थोड़ी देर बाद हमारी नजर एक शानदार एयर हॉकी टेबल पर पड़ी और हमने कॉम्पिटिटिव मैच खेलने का डिसाइड किया। मैंने और रोमांटिका ने टीम बनाई। मैंने उसे वार्न किया कि केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि मुकाबला बेस्ट सोर्ड्समैन और ओवर पावर्ड मैजिकल नाइट से होने वाला था। मेरे साथ खेलने के लिए प्राइम मोटिवेट हो गया और इंटेंस डिटर्मिनेशन का ऑरा निकलने लगा। गेम शुरू होते ही माहौल इंटेंस हुआ क्योंकि सब स्पीड से पक को ब्लॉक कर रहे थे। रोमांटिका ने परफेक्ट शॉट मारा और पहला पॉइंट स्कोर किया। अपनी विंड मैजिक यूज करके उसने क्रिंज डायलॉग मारा कि उनकी बड़ी गलती थी कि उन्होंने महान रोमांटिका को चैलेंज किया। एडजस्टे समझ गई कि अब मैच में मैजिक यूज होगा। उसने पक लॉन्च करके ओवर पावर्ड आइस मैजिक लगाई और पॉइंट निकाल लिया। इस बात ने दोनों लड़कियों को कॉम्पिटिटिव बना दिया। उनकी बचकानी लगाई देखकर मुझे नॉस्टैल्जिया में भी आया क्योंकि पास्ट में भी ये दोनों लगातार लड़ा करती थीं। कई घंटों खेलने के बाद एडजस्टे ने अलविदा कहा। रोमांटिका खुश हो गई कि इस जल्लाद की शक्ल दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी, पर मैंने उसकी खुशी पर पानी फेरा और याद दिलाया कि अब हम अल्फा क्लास में हैं तो वो हमारे साथ रेगुलरली ट्रेनिंग भी करेगी। अगले दिन अल्फा क्लास की प्रीमियम एडवांस फैसिलिटीज देखकर हमारा दिमाग चकरा गया। मैंने अनाउंस किया कि फिजिकल ट्रेनिंग का वक्त आ गया है। हम ट्रेनिंग ग्राउंड गए जहां एडजस्टे भी आ गई। अगले कई घंटों तक हमारे ग्रुप ने मिलकर पसीना बहाया। रोमांटिका उसकी मौजूदगी से खुश नहीं थी, पर प्रोग्रेस दिखाने के लिए विंड मैजिक से बॉल्स को सर्कल में हवा में फ्लोट करके आसानी से हिट किया। एडजस्टे समझ गई कि मैं एक पावरफुल लीडर हूं जो एबिलिटीज अडेप्ट करता है। वो अलविदा कहकर चली गई कि आगे मिलेंगे। रोमांटिका थक कर बेहोश जैसी पड़ी थी। मैंने उसे डांटते हुए याद दिलाया कि अगली बैटल बहुत डेंजरस होने वाली है, जहां हमारा परमानेंटली टिकट कट सकता है। ये टेरिफाइंग वार्निंग सुनते ही उसके अंदर भारी मोटिवेशन जग गया। बाद में हमारा ग्रुप क्लास अटेंड कर रहा था जहां टीचर ने एक्सप्लेन किया कि हर साल शैडो डोमेन के खिलाफ भयानक जंग लड़नी पड़ती है, पर 99% बैटल्स में इंसानियत जीत हासिल करती है। ये स्पेशल मैना क्रिस्टल की वजह से संभव है, जिसे अल्टेया कहते हैं, जो नेचुरली अपीयर होता है। इस मैजिकल क्रिस्टल में मैना का समंदर होता है, पर कोई इसे फ्रीली यूज नहीं कर सकता। 50 साल पहले एक ओवरपावर्ड आर्टिफैक्ट क्रिएट हुआ जो इस पावर को एक्सट्रैक्ट करता है, जिससे मैजिकल टूल्स बने। टीचर ने पूछा कि इस आर्टिफैक्ट को किसने बनाया था। स्टूडेंट्स ने रोमांटिका को चूज किया। उसे नर्वस देखकर मैंने उसके कान में जॉर्ड एक्सारियन का नाम विस्पर किया। जब उसने करेक्ट आंसर बोला तो टीचर ने कंफर्म किया और क्लास खत्म हुई। मैं और मेरा ग्रुप प्रोफेसर प्रिल्यूड के पास स्पेशल फेवर मांगने पहुंचे। हम दूसरे रूम में गए। शुरू में टीचर को लगा कि हम पढ़ाई के लिए हेल्प मांगने आए हैं। उसने लेक्चर दिया कि मैजिक टावर से हेल्प मांगने का वक्त निकल चुका है। मैंने जवाब दिया कि इस सबसे हमारा कोई रिलेशन नहीं है। मैंने सीधा एक लेटर दिखाया जिसमें डिमांड थी कि मेरे ग्रुप को एवरेली के टावर की प्रोटेक्शन की ड्यूटी दी जाए। उसने बिना सोचे इनकार कर दिया क्योंकि उसे वहां कोई खतरा नहीं लगता था। तभी मैंने राज खोला कि टावर के अंदर टीयर ऑफ रेडियन नाम का पावरफुल मैजिकल स्टोन सिक्योरली रखा गया है। ये सुनते ही टीचर का सिस्टम हैंग हो गया क्योंकि मुझे ऐसी टॉप सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पता नहीं होनी चाहिए थी। प्रिल्यूड ने नर्वस होकर पूछा कि मुझे ये सब डिटेल में कैसे पता है। मैंने शांति से बताया कि आने वाले 10 घंटों में आउटर्स नामक एक डेंजरस चोरों का ग्रुप इसे चुराने की पूरी कोशिश करेगा। वो औरत बुरी तरह चौंक गई क्योंकि वो जानती थी कि ये ग्रुप मैजिकल स्टोन्स चुराने में एक्सपर्ट है। मैंने क्लियर किया कि एक्सप्लेन करने का वक्त नहीं है और जिद की कि सिर्फ वही हमें गार्ड करने की अथॉरिटी दे सकती है। 10 घंटे बाद जॉर्ड एक्सारियन वेट कर रहा था, तभी उसका एलाय भागते हुए आया और बोला कि उन पर भयानक अटैक हुआ है।
ये सुनकर जॉर्ड ने मेरी प्रोफाइल फोटो देखी और सोचा कि आखिर मैं कौन हूं, क्योंकि किसी आम इंसान को ऐसी इन्फॉर्मेशन पता होना असंभव था। अगले ही सीन में मैं एक गरीब फार्मर के भेष में हाथों में ब्रेड का बैग लेकर तेजी से भाग रहा था। तभी मैं एक अनजान आदमी से टकराया जिसने मैजिक यूज करके मुझे ठीक रोका और बैग कैच कर लिया। उसने मुझे खड़ा किया और बोला कि रात में केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि उसके जैसे लोग डेंजरस हो सकते हैं। उसने ब्रेड जमीन पर फेंककर कचरे की तरह पैर से कुचलना शुरू कर दिया। मैंने एक्टिंग करते हुए रोने का नाटक किया कि यह खाना मेरी पुअर फैमिली के लिए था। उसके वहां से निकलते ही उसके बगल में एक इनविजिबल साथी आया और पूछा कि क्या मेरी परमानेंटली पेटी बना दी जाए, पर उसने इनकार किया। दोनों पहाड़ों पर बने टावर को घूरने लगे। इधर मैंने सेटिस्फैक्शन वाली ईविल स्माइल दी क्योंकि वो गधा पूरी तरह से मेरे मास्टर ट्रैप में फंस चुका था। थोड़ी देर बाद वो आदमी टावर पहुंचा, अपना हैट हटाकर उसने मास्क पहना और अचानक वहां विशाल आर्मी प्रैक्टिकली अपीयर हो गई। उन्होंने ढेर सारे स्पेल्स कास्ट करके उस जगह पर भयानक अटैक करना शुरू कर दिया। पर जैसा मुझे पहले से पता था, वहां की सॉलिड प्रोटेक्टिव बैरियर ने हर एक सिंगल अटैक को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। ये वही डेंजरस असॉल्ट था जिसको मैंने कॉन्फिडेंटली प्रिडिक्ट किया था। उस मास्क्ड लीडर का असली नाम क्रोविन था। उसने कॉन्फिडेंटली कहा कि उन्हें ऐसी स्ट्रॉन्ग डिफेंस की पूरी उम्मीद थी। जल्दी दर्जनों वॉरियर्स टावर पर अटैक करने आगे आए। क्रोविन का ओवर कॉन्फिडेंट दिमाग पूरी तरह से ये मानता था कि ठीक वहां के रद्दी और बेचारे डिफेंडर्स अकेले कभी भी प्रैक्टिकली 2 टाइप्स की भयानक मैजिक को फाइनली एक सिंगल टाइम पर प्रैक्टिकली हैंडल बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और ये सोचकर वो घमंडी आदमी अंदर ही अंदर हंसने लगा था। लंबे असॉल्ट के बाद उसकी वॉरियर्स बैरियर तोड़ने में सक्सेसफुल हुए और अंदर घुस गए। अंदर आते ही लॉयल नाइट्स ने उन इंट्रूडर्स पर काउंटर अटैक किया। अटैकर्स अपने बचाव के लिए मैजिकल शील्ड्स यूज करने लगे, जबकि क्रिकन और उसके खास सोल्जर्स इनविजिबिलिटी एबिलिटी का फायदा उठाकर चुपचाप बिल्डिंग में स्नीक कर गए। आगे बढ़ते हुए क्रिकन समझ गया कि नाइट्स को इस सीक्रेट अटैक की पहले से जानकारी थी। आखिरकार वो उस दरवाजे तक पहुंच गए जिसके पीछे मैजिकल स्टोन छिपा था। उसके सोल्जर्स ने बैरियर तोड़ने की कोशिश की पर फेल हुए। फिर क्रिकन खुद आगे आया और अपने ओवरपावर्ड स्पेल से उस बैरियर की धज्जियां उड़ा दी। जब उसने आखिरकार उस हाई रैंक मैजिकल स्टोन टीयर ऑफ रेजिमो को देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। पर जैसे ही उसने स्टोन लेने के लिए हाथ बढ़ाया, वहां अचानक प्रैम टपक पड़ा और गुस्से में क्रिकन को रुक जाने की वार्निंग दी। क्रिकन ने बात इग्नोर की और स्टोन पकड़कर पूछा कि उन्हें प्लान का कैसे पता चला। प्रैम ने जवाब देने से इनकार किया तो इंट्रूडर्स ने उस पर हमला किया, पर प्रैम ने शानदार स्पीड से सारे अटैक्स डॉज किए। प्रैम ने काउंटर अटैक किया और एक दुश्मन की वहीं पेटी बना दी, पर क्रिकन ने तुरंत मैजिकल रूप्स यूज करके प्रैम को बुरी तरह ट्रैप किया और अर्थ एबिलिटी का एक जोरदार स्ट्राइक दिया। क्रिकन ने प्रैम की स्पीड की तारीफ की पर ताना मारा कि उसके पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस की कमी है। उसने मैजिकल चेन समन की जो प्रैम का पीछा करने लगी और चारों तरफ दीवारें बनाकर उसे ट्रैप कर लिया। दर्जनों सोल्जर्स ने प्रैम पर भारी स्पेल्स लगातार फायर किए, पर अचानक रोमांटिका वहां आई और विंड मैजिक से सारे अटैक्स ब्लॉक कर दिए। रोमांटिका ऊपर से अपने सॉलिड स्पेल्स लॉन्च करने लगी जिससे कई दुश्मन जमीन पर गिर गए। क्रिकन ने नोटिस किया कि भले ही उसकी मैजिक आर्मर नहीं घेर पा रही थी, पर निशाना बेहद सटीक था। वो एक साथ कई स्पेल्स कास्ट कर रही थी जिससे फीलिंग आई जैसे दर्जनों मेजेस अटैक कर रहे हों। इस सरप्राइज एम्बुश से क्रिकन नर्वस हुआ, पर उसने याद दिलाया कि निशाना टीयर चुराना है। अचानक क्रिकन ने साथियों को कवर करने को कहा और एक भयानक ओवरपावर्ड ऑरा जनरेट करने लगा। प्रैम रोकने के लिए भाला, पर क्रिकन के आदमी ने राह रोक ली। क्रिकन ने मैजिक से मलबा फेंकना शुरू किया और जमीन तोड़ दी जिसमें उसके खुद के साथी का टिकट कट गया। ये देखकर प्रैम हैरान रह गया और पूछा कि वो अपने आदमियों को कैसे पैक कर सकता है। क्रिकन ने कोल्ड तरीके से जवाब दिया कि सारे सबऑर्डिनेट्स कचरा हैं जिनकी औकात नहीं। ये बेरहमी सुनकर प्रैम गुस्से से आग बबूला हुआ और दोबारा चार्ज किया, पर क्रिकन ने विशाल रॉक से ब्लॉक किया और सीधा जोरदार स्ट्राइक मारा। फिर उस घमंडी चोर ने बॉडी के आसपास पत्थर जमा करके एक हेवी आर्मर्ड शेल जैसी डिफेंस बना ली। प्रैम ने आर्मर तोड़ने की कोशिश की पर हिला नहीं पाया। क्रिकन ने मजाक उड़ाया और रोस्ट किया कि एक ही मूव बार बार क्यों स्पैम कर रहा है। इस दौरान उसने रोमांटिका की पोजीशन लोकेट कर ली। उसने पिलर तोड़ दिया जहां वो छिपी थी, जिससे उस बेचारी को बाहर आना पड़ा। क्रिकन ने पूछा कि उन्हें किसने भेजा है। जब उन्होंने जवाब नहीं दिया तो उसने फिर डेंजरस हमला किया। प्रैम ने आकर रोमांटिका को बचा लिया। रोमांटिका ने विंड मैजिक से कई पत्थर फेंके, पर क्रिकन ने नेचुरली ब्लॉक कर लिए। तुरंत बाद उसने अर्थ रेज एबिलिटी एक्टिव की और पूरे एरिया में भयानक मैसिव एक्सप्लोजन कर दिया। उड़ती धूल बैठने के बाद वो बनाए विशाल क्रेटर से एस्केप कर गया। बाद में दोनों बच्चे सेफ थे, पर हार मानकर उदास बैठे थे। इस बेइज्जती ने उन्हें आगे और स्ट्रांग बनने के लिए जबरदस्त मोटिवेट किया।
प्रैम सोचने लगा कि शायद मैंने ही उन्हें स्पेशली यहां भेजा था ताकि वो ये प्रैक्टिकल कॉम्बैट एक्सपीरियंस ले सकें। दूसरे सीन में क्रिकिन एक अंडरग्राउंड टनल में अकेले चल रहा था। वो सोच रहा था कि भले ही मुझे उसकी मूव का पता था, फिर भी वो मैजिक स्टोन चुराने में सक्सेसफुल रहा। पर तभी अचानक उसकी खुशी का सिस्टम हैंग हो गया जब मैं उसके सामने उस टनल में प्रकट हो गया। मैंने ब्रेड का ताना मारते हुए जोकिंगली बोला कि तुझे उस ब्रेड की कीमत चुकानी पड़ेगी। क्रिकिन चौंक गया और पूछा कि मुझे रास्ते का कैसे पता चला। तुरंत मैंने अपनी स्पेल एक्टिव की और ओपनली समझाया कि जब उसने उठने में मेरी मदद की थी, मैंने उसके हाथ पर मैजिक का ट्रेस छोड़ दिया था। ये सुनकर वो पागलों की तरह हंसने लगा। उसे लगा कि मैं जीनियस हूं। उसने धमकी दी कि वो मेरे इंटरफेरेंस को माफ नहीं करेगा और सीधा पावरफुल हैवी स्पेल चार्ज करने लगा। पर अटैक लैंड होने से पहले ही मैंने ओवरपावर्ड इन्वर्जन मैजिक यूज करके उसका पूरा स्पेल न्यूट्रलाइज कर दिया। क्रिकिन की बोलती बंद हो गई और मैंने ऑर्डर दिया कि चुराया हुआ स्टोन वापस कर दे। उसने गुस्से में लगातार अटैक्स फायर किए, पर मेरी इन्वर्जन एबिलिटी ने पानी फेर दिया। जब उसको मेरी मैजिक पावर का लेवल समझ में आया तो उसने विशाल रॉक समन किए, पर मैंने उन्हें भी सेकंड्स में बेकार कर दिया। मैं कैजुअली उसकी तरफ बढ़ने लगा, जिससे डर कर क्रिकिन ने उस टीयर ऑफ रेजिमो को डिस्ट्रॉय करने की धमकी दी। मैंने गुस्से में बोला कि जो उखाड़ना है उखाड़ ले और सीधा पंच दे मारा। उसने काउंटर अटैक करना चाहा, पर मैंने ग्रेविटी स्पेल का प्रयोग करके उसकी औकात जमीन पर ला दी। वो घबरा गया क्योंकि दुनिया में ऐसी हाई रैंक स्किल हर किसी के पास नहीं होती। ठीक उसी सेकंड मैंने मैजिक स्टोन से खुद मैना निकालने के लिए वो टीयर वापस निकाल लिया। क्रिकिन का दिमाग चकरा गया क्योंकि मैना निकालने के लिए एक आर्टिफैक्ट चाहिए होता है, पर मैं डायरेक्टली एबिलिटी से कर रहा था। मैंने ग्रेविटी से उसे दबाया, पर अचानक क्रिकिन ने मास्क्स एक्टिव कर लिए। उसका बॉडी इवॉल्व होकर एक मैजिकल बीस्ट बन गया। उसने मुझ पर भारी ब्लोज मारे। मैंने डॉज करके फायर स्पेल मारा, पर असर नहीं हुआ। वो वहां बहुत गुस्से में आया और एक जायंट मैजिकल हैमर समन कर लिया। दोस्तों, उस घमंडी और चालाक क्रोन ने भयंकर गुस्से में आग बबूला होकर दर्जनों शक्तिशाली स्पेल्स हवा में लगातार कास्ट करना शुरू कर दिया। उसके खतरनाक स्पेल्स इतनी रफ्तार से मेरी तरफ आगे बढ़े कि इससे पहले मैं अपनी अल्टीमेट रिवर्स एबिलिटी से उनको पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर पाता, वो सीधा मुझ पर जोर से अटैक करने के लिए झपट पड़े। मैं वहां से किसी तरह अपनी आखिरी जान बचाकर एकदम बाल बाल सेफली एस्केप कर पाया। मेरा ये अनोखा ओवरपावर्ड प्लॉट आर्मर देखकर क्रोन का दिमाग बुरी तरह चकरा गया और वो अंदर से बहुत चिढ़ गया। अपने भयानक गुस्से की इस आग में उस बेकार विलन ने अचानक अपना एक विशाल और तगड़ा जायंट मैजिकल हैमर पूरी ताकत लगाकर तुरंत वहां समन कर लिया। क्रोन ने अपनी फिजिकल बॉडी की आखिरी लिमिट तोड़कर अपनी सबसे खतरनाक अल्टीमेट पावर के साथ मुझ पर सीधा आगे बढ़कर अटैक किया। अपने सॉलिड डिफेंस में बचने के लिए मैंने बहुत जल्दी से हवा में मल्टीपल चमकती हुई प्रोटेक्टिव मैजिकल शील्ड्स अपने बिल्कुल आगे खड़ी कर लीं। जैसे ही उस ओवर स्मार्ट बेवकूफ ने अपना विशालकाय मैजिकल हैमर वहां आसपास जमीन पर पूरे जोर से पटका, वहां अचानक एक बेहद मैसिव और सच में जानलेवा एक्सप्लोजन ओपनली क्रिएट हुआ, जिससे पूरे आसपास के इलाके की सॉलिड जमीन थर्राने लग गई। जब उस खतरनाक जानलेवा अटैक का मिट्टी वाला धुआं आखिरकार वहां से हटना शुरू हुआ, तो वो बेकार क्रोन अपने भयानक घमंड में पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि उसे एक बहुत भारी गलतफहमी हो गई थी कि उसने आज सच में बिना रुके मेरी पक्का पेटी बना दी है। पर अगले ही पल उसकी इस छोटी खुशी का पूरी तरह से सिस्टम हैंग हो गया, जब उसका हमेशा इनविंसिबल लगने वाला भयानक हैमर हवा में ऑटोमेटिकली छोटे टुकड़ों में बुरी तरह टूटने लगा और मैं बिना किसी माइनर डैमेज के उसके बिल्कुल सामने परफेक्टली सेफ जिंदा खड़ा हुआ अचानक दिखाई दिया। मैंने एक ठहराव वाली स्मग और कॉन्फिडेंटली ईविल स्माइल के साथ अपना भारी ज्ञान पेलते हुए उस पूरी तरह शॉक में डूबे रद्दी आदमी को नेचुरली एक्सप्लेन किया कि मुझे असल में पहले ही ओपनली रियलाइज हो चुका था कि उसका पुराना अर्थ मैजिक बहुत ज्यादा अनयूजुअल और स्पेशली कॉम्प्लेक्स है। इसलिए मैंने अपना लंबा वक्त निकालकर उसके मुश्किल पैटर्न को डीपली आराम से एनालाइज किया और उस मैजिक को सक्सेसफुल इन्वर्ट करने का एकदम सही रास्ता ढूंढ निकाला। इस शानदार लंबी एक्सप्लेनेशन के बाद मैंने टाइम वेस्ट किए बिना अपनी उस तगड़ी ओवरपावर्ड इन्वर्जन मैजिक का पूरी पावर से प्रयोग किया और उसे सीधा क्रोन की डरावनी भयानक बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन पर पावरफुली अप्लाई कर दिया। मेरे इस झटके वाले अचानक काउंटर अटैक से उसको भारी फिजिकल सॉलिड डैमेज आखिरकार ठीक से हुआ और वो दर्द से बुरी तरह चिल्लाते हुए गुस्से में मेरी तरफ बेहद तेजी से प्रैक्टिकली भागा। पर मैंने वहीं पर जमीन पर गिरे उस विशाल टीयर ऑफ रेजिमो की इन्फिनिटी माना पावर का सॉलिड फायदा उठाया और एक बेहद ही पावरफुल चमकता एनर्जी स्फीयर अपने हाथों से क्रिएट कर लिया। मैंने वो भारी ऊर्जा का गर्म गोला सीधा उसके ठीक सीने पर दे मारा।
इस जोरदार सॉलिड इम्पैक्ट से उसका नेचुरली बनाया हुआ पूरा मैजिकल आर्मर एक ही झटके में बुरी तरह टूटकर वहीं पर चकनाचूर हो गया। जमीन पर गिरने के बाद आखिरी शब्दों में दर्द से भरा क्रोन हैरान होकर पूछा कि मैं आखिर असलियत में कौन हूं, क्योंकि उसने आज तक पूरी आम दुनिया में ऐसा कोई ओवरपावर्ड इंसान बिल्कुल नहीं देखा जिसके पास इतनी ज्यादा अजीब हाई रैंक पावर्स मौजूद हों। उसके इस आखिरी सवाल ने मुझे डीपली सोचने पर सच में मजबूर कर दिया कि मैं हूं क्या। पर इन गहरे ख्यालों में अकेले ठीक से डूबने से पहले ही अचानक मेरे दोस्तों ने वहां दाखिल होकर मुझे बुरी तरह इंटरप्ट कर दिया। मुझे सही सलामत और जिंदा देखकर उन्होंने खुशी के मारे मुझे जोर से खुलकर गले लगा लिया। कुछ ही घंटों के लंबे आराम के ठीक बाद मैं सीधा प्रोफेसर प्रेल्यूड के साथ विशाल मैजिक टावर के असली मेन हेडक्वार्टर्स में खड़ा था। हम दोनों मिलकर वहां के लीडर जॉर्ड एक्सारियन से स्पेशली मिलने गए थे, क्योंकि उनके उस कीमती मैजिकल स्टोन को सेफली प्रोटेक्ट करने के आसान रिवॉर्ड के रूप में मैंने कॉन्फिडेंटली जॉर्ड के साथ बैठकर अकेले में ठीक से जेड्रिस नाम का वो बोर्ड गेम खेलने की जिद की थी। गेट तक ठीक पहुंचते ही प्रेल्यूड ने मुझे बाहर रुककर अकेले अंदर जाने का ऑर्डर दिया। जॉर्ड ने मुस्कुराते हुए इज्जत से मेरा अंदर स्वागत किया। मैं अपनी पास्ट लाइफ से जानता था कि वो मेरा सबसे लॉयल फ्यूचर कंपेनियन था और दुनिया का फ्यूचर का सबसे ज्यादा ताकतवर मेज बनने वाला था। मैं अकेले सामने मिलकर काफी नर्वस लग रहा था। गेम खेलने के लिए बैठकर मैंने उनका टाइम निकालने के लिए सच्चे दिल से आभार व्यक्त किया। मैंने स्पेसिफिकली उन्हें तुरंत यहां बताया कि मैं गेम का रेयर हर्बल मोड ही खेलना चाहता हूं। ये टेक्निकल बात सुनकर जॉर्ड एकदम से बुरी तरह सरप्राइज हो गया, क्योंकि आम लोगों को इसका बिल्कुल पता नहीं होता था। शक से ठीक बचने के लिए मैंने झूठ बोला कि एक अनजान बूढ़े दोस्त ने मुझे सिखाया है। असल में फ्यूचर में इसी जॉर्ड ने मुझे यह अजीब खेल सिखाया था। कुछ वक्त खेलने के बाद मैंने पर्पसली उससे छोटी बेट लगाने की सॉलिड डिमांड की। जॉर्ड थोड़ा निराश था और बोला कि उसके पास स्टूडेंट के लिए कोई खास चीज फ्री में बिल्कुल भी नहीं है। मैंने चालाकी से उन बेकार मैजिक स्टोन्स की तरफ इशारा किया। मैंने पत्थर उठाया और होली मैजिक एबिलिटी यूज करके उसे प्रॉपरली एक्टिवेट कर दिखाया। जॉर्ड की हैरत का सिस्टम हैंग हो गया और उसने जानना चाहा कि मैंने ये जादू कैसे परफॉर्म किया। मैं स्माइल करते हुए उसे बताया कि इस एबिलिटी का राज ही हमारी बेट का इनाम होगा। दूसरे सीन में एसेट आलिशान मैंशन की बालकनी पर खड़ी है, जहां ब्लू मून ग्रुप पार्टी करता दिख रहा है। पगमैन आकर कहता है कि उन्हें लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि एसेट की हार के बाद बुरी र्यूमर स्प्रेड हो रही हैं। हालांकि एसेट कहती है उसे लोगों की सोच की परवाह नहीं, क्योंकि उसे झूठ पसंद नहीं और वो फेयरली हारी थी। पगमैन गुस्से में सारी गलती एसेट पर डालता है और डिक्लेयर करता है कि वो अब ब्लू मून का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, इनका क्रिंज एटीट्यूड तो देखो। एसेट मुस्कुराती है और सोचती है कि डिजियर का ग्रुप उसको जरूर एक्सेप्ट करेगा। वो अपना ब्लू मून का मेंबर ब्रोच फेंककर वहां से चली जाती है। अगले सीन में डिजियर का ग्रुप इकट्ठा होकर क्रिकिन के बारे में बात कर रहा है। प्राण डायरेक्टली पूछता है कि डिजियर उन्हें पावरफुल बनाने के लिए इतना डिटर्मिन्ड क्यों है। डिजियर बताता है कि 13 दिन में एक शैडो वर्ल्ड आएगा और उन्हें वहां जाना होगा। ये किसी एकेडमी सिमुलेशन जैसा आसान नहीं होगा। अगर वो फेल हुए तो पूरी दुनिया खतरे में आएगी और सबकी पेटी बन सकती है। ड्रैगन का डिस्ट्रक्शन याद करके डिजियर कहता है कि वो ऐसा दोबारा कभी नहीं होने देगा। रोमांटिका मानती है कि डिजियर मैजिक टावर के बारे में रॉन्ग नहीं था, पर वो उससे सच बताने को कहती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड है। डिजियर सोचता है कि उसे सब सच बता देना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो बोलने वाला होता है, रोमांटिका रोकती है और खुद उसका सीक्रेट अनकवर करने को कहती है। उसने पहले भी कहा था कि वो हिडन राज निकालेगी। इस नई बात से डिजियर अंदर से रिलीव फील करता है, क्योंकि अब उसे अपने बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। उनका ट्रस्ट ही काफी है। फाइनली वो कहता है कि उनकी तरह ही उसे और स्ट्रॉन्ग बनना है। अगले कुछ दिन ग्रुप बहुत इंटेंसली ट्रेन करता है। फिर एक दिन जब एसेट वहां घूम रही होती है, वो अचानक एक लीफ पर फिसलकर डिजियर के साथ एक बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में गिरती है। ये चीज उन दोनों के बीच एक काफी टेंस मोमेंट क्रिएट करती है और वो लड़की उसको सिंपली देखते हुए कहती है कि वो उस पर पूरी तरह से काउंट करती है। दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड होता है। इस सीरीज का सीजन 2 अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, इसलिए नेक्स्ट पार्ट अभी नहीं आएगा, पर जैसे ही नया सीजन आएगा, नई वीडियो तुरंत चैनल पर अपलोड हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। वैसे भाइयों, इस पूरी सीरीज में तुम्हारा सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन था? जल्दी से कमेंट्स में बताओ।